द कोर एल्गोरिदम ऑफ डिसेप्शन। हर मैकियावेलियन व्यक्ति के अंदर एक ऐसा मानसिक प्रोग्राम चलता है जो सामान्य मनुष्यों से पूरी तरह अलग होता है। वह दूसरों को समझने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उन्हें पढ़ता है। उसके लिए हर इंसान एक पैटर्न है, एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है जिससे वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। उसका ऑपरेटिंग कोड बहुत सीधा है। इमोशन इज वीकनेस, कंट्रोल इज सर्वाइवल। वह किसी से जुड़ने के लिए भावनाओं का इस्तेमाल नहीं करता। वह भावनाओं को डेटा की तरह ऑब्जर्व करता है। तुम्हारी आंखों की हल्की थकान, आवाज का उतार चढ़ाव, किसी शब्द पर आने वाला हेजिटेशन, ये सब उसके लिए संकेत होते हैं। वह इन संकेतों को जोड़ता है और तुम्हारे अंदर चल रही कहानी को डिकोड करता है। उसके बाद वह उस कहानी में प्रवेश करता है और तुम्हें उस दिशा में धकेलता है जो उसके लिए फायदेमंद हो। मैकियावेलियन माइंड में एक 4 स्तरीय कॉग्निटिव लूप चलता है। पहला चरण है ऑब्जर्वेशन। वह तुम्हें बिना कुछ बोले पढ़ता है। दूसरा चरण एनालिसिस। वह जान लेता है कि तुम्हारे मन की कौन सी भावनाएं नियंत्रण योग्य है। तीसरा चरण मैनिपुलेशन। वह धीरे धीरे तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित करता है। और चौथा चरण रिकैलिब्रेशन। अगर तुम प्रतिरोध करते हो तो वह तुरंत अपनी तकनीक बदल देता है। यही उसकी ताकत है। वह स्टैटिक नहीं, अडेप्टिव होता है। यह व्यक्ति भावनाओं को समाप्त नहीं करता, बल्कि उन्हें फ्रीज करता है। उसके लिए कंपैशन एक डिस्ट्रैक्शन है। वह एम्पैथिक दिख सकता है, लेकिन उसकी एम्पैथी परफॉर्मेटिव होती है। साइकोलॉजी इसे इमोशनल डिसोसिएशन कहती है। एक ऐसी अवस्था जहां इंसान दूसरों की भावनाओं को पहचानता है पर उन्हें महसूस नहीं करता। इससे वह गिल्ट और हेजिटेशन से मुक्त होकर निर्णय ले सकता है। यही इमोशनल न्यूट्रलिटी उसे खतरनाक बनाती है। उसकी मैनिपुलेशन का पहला स्तर परसेप्शन फ्रेमिंग होता है। वह ट्रूथ नहीं बदलता, वह तुम्हारा परसेप्शन बदल देता है। वह ऐसा इल्यूजन बनाता है जिसमें तुम्हें लगता है कि फैसला तुम्हारा है, पर असल में वह पहले ही तुम्हारे सबकॉन्शियस में इम्प्लांट हो चुका होता है। जब तुम गिल्ट या अप्रूवल की चाह में कोई निर्णय लेते हो, तब तुम्हारा ब्रेन पहले से फ्रेम्ड हो चुका होता है। मैकियावेलियन माइंड का यही खेल है, तुम्हें अपनी इच्छा का गुलाम बना देना, बिना तुम्हें एहसास दिलाए। गिल्ट उसका सबसे पुराना हथियार है। वह तुम्हें यह महसूस कराएगा कि तुम हमेशा गलत हो, कि तुम्हें उसे साबित करना है कि तुम वफादार हो। यह गिल्ट धीरे धीरे तुम्हारे अंदर उसकी आवाज बन जाता है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव कंडीशनिंग कहा जाता है, जहां बाहरी आदेश तुम्हारी इनर वॉइस बन जाता है। अब वह व्यक्ति तुम्हारे सामने नहीं भी हो तो भी तुम्हारे डिसीजंस उसकी इच्छा के अनुसार होते हैं। डर उसका दूसरा उपकरण है। वह तुम्हें डराकर नहीं, बल्कि अनसर्टेनिटी पैदा करके कंट्रोल करता है। वह तुम्हारे दिमाग में यह बिलीफ डाल देता है कि अगर मैंने उसे नाराज किया तो मैं कुछ खो दूंगा। यह फियर ऑफ लॉस तुम्हें साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट बनाता है। फिर वह रिवॉर्ड और फियर को ऑल्टरनेट करके तुम्हें ट्रेन करता है। यह वही पावलोवियन कंडीशनिंग है जो किसी जानवर को घंटी की आवाज पर लार टपकाने पर मजबूर कर देती है। रिवॉर्ड इल्यूजन उसकी मैनिपुलेशन का एडवांस्ड वर्जन है। वह तुम्हें वही चीज देता है जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा क्रेविंग है, पर कभी पूरी नहीं। वह डोपामीन को डिले करके एडिक्शन पैदा करता है। तुम्हारा ब्रेन अनसर्टेनिटी के थ्रिल में फंस जाता है। तुम उसकी छोटी छोटी अप्रूवल्स के लिए जीने लगते हो और धीरे धीरे तुम्हारा सेल्फ वर्थ उसके रिएक्शंस पर निर्भर होने लगता है। यही साइकोलॉजिकल स्लेवरी है। जब उसे महसूस होता है कि उसका पैटर्न समझ लिया गया है, तो वह तुरंत शिफ्ट करता है। कभी अपॉलजी, कभी वल्नरेबिलिटी, कभी कंप्लीट साइलेंस।
हर मूव कैलकुलेटेड होती है। वह केओस को क्लैरिटी से ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि कंफ्यूजन में कंट्रोल आसान होता है। यही कारण है कि मैकियावेलियन व्यक्ति प्रिडिक्टेबल नहीं होता। वह लाइव अडेप्ट करता है, जैसे कोई हैकर जो रियल टाइम में तुम्हारे डिफेंस को बाईपास कर रहा हो। उसकी सबसे खतरनाक शक्ति उसकी मास्क है। वह चार्मिंग दिखेगा, बुद्धिमान लगेगा और कभी-कभी जेन्युइनली केयरिंग भी लगेगा, पर यह केयर वास्तविक नहीं, स्ट्रैटेजिक होती है। वह तुम्हें केयर तभी दिखाता है जब उसे तुम्हारे ट्रस्ट की आवश्यकता होती है, और जैसे ही ट्रस्ट एस्टैब्लिश होता है, केयर गायब हो जाती है। उसकी काइंडनेस ट्रांजैक्शनल होती है। वह यह नहीं सोचता कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूं। वह सोचता है, मैं तुम्हें इन्वेस्ट कर रहा हूं ताकि बाद में कंट्रोल कर सकूं। मैकियावेलियन इन्फ्लुएंस कंटेजियस होता है। जो लोग लंबे समय तक इसके संपर्क में रहते हैं, वे अनजाने में इसके पैटर्न अडॉप्ट करने लगते हैं। वे भी डिस्ट्रस्टफुल, मैनिपुलेटिव और इमोशनली डिटैच्ड हो जाते हैं। साइकोलॉजी इसे बिहेवियरल कंटेजन कहती है। जब किसी व्यक्ति का व्यवहार मानसिक रूप से दूसरों में फैल जाता है, यह संक्रमण धीरे धीरे होता है, और सबसे डरावनी बात यह है कि इसे पहचानना लगभग असंभव होता है। इससे बचाव का तरीका कन्फ्रंटेशन नहीं, ऑब्जर्वेशन है। मैकियावेलियन को हराने की कोशिश मत करो, उसे पहचानो। जब कोई तुम्हारे गिल्ट पर खेल रहा हो, समझो यह इमोशनल ट्रैप है। जब कोई तुम्हें बार बार कंफ्यूज कर रहा हो, समझो वह क्लैरिटी नहीं, सबमिशन चाहता है। जब कोई तुम्हें रिवॉर्ड डिले करता है, जानो कि वह तुम्हें एडिक्टेड बना रहा है। मैकियावेलियन माइंड सिर्फ अंधे लोगों पर शासन करता है। अवेयरनेस उसके सबसे बड़े हथियार को निष्क्रिय कर देती है। सच्चाई यह है कि मैकियावेलियन व्यक्ति किसी को बंदी नहीं बनाता। वह बस उनके दिमाग में एक दरवाजा बनाता है और चाबी उन्हीं के हाथ में छोड़ देता है। उसे पता होता है कि वे डर, गिल्ट और डिपेंडेंसी के कारण उस दरवाजे को कभी खोलेंगे ही नहीं। वह तुम्हारे केज का क्रिएटर नहीं है, वह सिर्फ तुम्हारे डर का आर्किटेक्ट है। जो दिन तुम अपने डर को ऑब्जर्व करने लगोगे, उसी दिन उसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। मैकियावेलियन के खिलाफ असली जीत लड़ने में नहीं, देखने में है। अवेयरनेस ही उस एल्गोरिदम का एंड कोड है। चैप्टर 2, द आर्किटेक्चर ऑफ मैनिपुलेशन, हाउ द मैकियावेलियन माइंड डिजाइन्स कंट्रोल। हर मैकियावेलियन व्यक्ति का सबसे बड़ा हथियार उसकी प्लानिंग नहीं, बल्कि उसकी परसेप्शन आर्किटेक्चर होती है। वह मैनिपुलेशन को कोई एक घटना नहीं मानता। यह उसके लिए एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है जो धीरे धीरे दूसरे के दिमाग के अंदर इंस्टॉल होता है। उसका तरीका लिनियर नहीं होता, बल्कि लेयर्ड होता है। बाहर से सहानुभूति, अंदर से कैलकुलेशन और बीच में सटल कंट्रोल। मैकियावेलियन सोच का मूल यह नहीं है कि वह दूसरों को नष्ट करे, बल्कि यह कि दूसरों की ऊर्जा को अपने कंट्रोल में रखे। वह हर व्यक्ति को एक रिसोर्स की तरह देखता है। कोई भावनात्मक शक्ति देता है, कोई सोशल एक्सेस, कोई इंफॉर्मेशन, कोई लॉयल्टी। वह इन सभी को एक इनविजिबल नेटवर्क में जोड़ता है, जहां हर इंसान अपनी भूमिका निभा रहा होता है, अक्सर बिना यह जाने कि वह किसी और के चेसबोर्ड पर पॉन बन चुका है। इस आर्किटेक्चर के 4 मुख्य स्तंभ हैं: परसेप्शन फ्रेमिंग, इमोशनल हाईजैकिंग, कॉग्निटिव लूपिंग और रिवॉर्ड इल्यूजन। ये चारों मिलकर किसी व्यक्ति के दिमाग को इस तरह मैनिपुलेट करते हैं कि उसे लगता है कि वह स्वतंत्र है, जबकि वह इनविजिबल कंट्रोल में जी रहा होता है। पहला स्तंभ है परसेप्शन फ्रेमिंग। यह वो प्रक्रिया है जिसमें मैकियावेलियन व्यक्ति तुम्हारी दृष्टि बदल देता है, तुम्हारा अनुभव नहीं। वह तुम्हें रियलिटी से डिस्कनेक्ट नहीं करता, बल्कि तुम्हारे देखने का तरीका एडिट करता है। उदाहरण के लिए, अगर वह तुम्हें किसी काम के लिए तैयार करना चाहता है, तो वह तुम्हारे मॉरल फ्रेमवर्क को ट्विस्ट करेगा। वह तुम्हें यह महसूस कराएगा
कि जो वह चाहता है वही सही है, और अगर तुमने इनकार किया तो तुम गलत साबित होगे। धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्शियंस उसकी परिभाषा में ढल जाता है। अब तुम्हारा सही और गलत तय नहीं करता तुम खुद, बल्कि वह व्यक्ति करता है जिसने तुम्हें गिल्ट के जरिए कंडीशन किया है। दूसरा स्तंभ है इमोशनल हाईजैकिंग। यह सबसे सटल और घातक स्तर है। माकियावेलियन व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को ट्रिगर करता है और उसी समय तुम्हें उस ट्रिगर के माध्यम से लीड करता है। वह तुम्हें डर, अपराध बोध या आवश्यकता की अवस्था में रखता है, क्योंकि इन्हीं तीन स्थितियों में मनुष्य सबसे अधिक नियंत्रित होता है। वह तुम्हारे अंदर जरूरत पैदा करता है और फिर वही व्यक्ति बनता है जो उस जरूरत को पूरा कर सकता है। यह वही साइकोलॉजिकल पैराडॉक्स है जहां विक्टिम अपने मैनिपुलेटर पर भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाता है। तीसरा स्तंभ है कॉग्निटिव लूपिंग। यह वह प्रक्रिया है जिसमें माकियावेलियन व्यक्ति तुम्हें मेंटल मेज में फंसा देता है। वह बार बार कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल्स देता है, कभी कोल्डनेस, कभी काइंडनेस, कभी साइलेंस। तुम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि अगली बार वह कैसे रिएक्ट करेगा। इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी से तुम्हारा नर्वस सिस्टम लगातार अलर्ट रहता है और तुम्हारा ब्रेन कंट्रोल सरेंडर कर देता है। साइकोलॉजी इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहती है। रिवॉर्ड और रिजेक्शन के अनिश्चित पैटर्न से व्यक्ति इमोशनली एडिक्टेड हो जाता है। अब तुम खुद उसकी अटेंशन की तलाश में लगे रहते हो, भले ही वह तुम्हें हर्ट कर रहा हो। चौथा स्तंभ है रिवॉर्ड इल्यूजन। माकियावेलियन व्यक्ति जानता है कि किसी को एंस्लेव करने का सबसे आसान तरीका उसे फ्रीडम का इल्यूजन देना है। वह तुम्हें यह दिखाता है कि तुम अपने निर्णय खुद ले रहे हो, जबकि हर विकल्प पहले से डिजाइन किया गया होता है। वह तुम्हें छोटी छोटी जीतें देता है ताकि तुम्हें लगे कि तुम कंट्रोल में हो। तुम्हारे हर एफर्ट के बाद एक छोटा सा रिवॉर्ड आता है, बस इतना कि तुम आगे बढ़ते रहो। वह यही साइकिल मेंटेन करता है ताकि तुम्हारा ब्रेन डोपामीन के अधीन रहे। यह आर्किटेक्चर इस तरह डिजाइन की गई है कि विक्टिम को कभी यह महसूस ही नहीं होता कि वह मैनिपुलेटेड है। वह सोचता है कि वह संबंध बचा रहा है, या किसी को समझ रहा है, या किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, पर असल में वह अपने कंट्रोल के इल्यूजन में जी रहा होता है। इस आर्किटेक्चर से बचने का तरीका अवेयरनेस नहीं, स्ट्रक्चर ब्रेकिंग है। जब भी कोई व्यक्ति तुम्हें गिल्ट या कंफ्यूजन के जरिए डिसीजन लेने पर मजबूर करे, स्टेप बैक करो। डिसीजन को डिले करना इस आर्किटेक्चर को तोड़ने का पहला स्टेप है, क्योंकि यह सिस्टम अर्जेंसी पर चलता है। अगर तुम ऑब्जर्व करने लगो और रिएक्ट न करो तो यह पूरी स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाती है। मैकियावेलियन व्यक्ति प्रेडिक्टेबल इमोशंस चाहता है, रिएक्शन उसे पावर देता है, ऑब्जर्वेशन उस पावर को न्यूट्रल कर देता है। दूसरा डिफेंस रूल है इंफॉर्मेशन सिमेट्री। जितनी जानकारी तुम किसी को देते हो उतनी ही उसके बारे में कलेक्ट करो। माकियावेलियन व्यक्ति हमेशा एसिमेट्री बनाकर कंट्रोल करता है। उसे तुम्हारे बारे में ज्यादा पता होता है, तुम्हें उसके बारे में कम। बैलेंस रिस्टोर करते ही उसका डिजाइन कमजोर पड़ने लगता है। तीसरा डिफेंस है बाउंड्री क्लैरिटी। मैकियावेलियन व्यक्ति इमोशनल बाउंड्रीज को टेस्ट करता है। वह जानता है कि कौन ना बोलने में अनकंफर्टेबल है। एक बार अगर वह देख ले कि तुम गिल्ट में डिसीजन लेते हो तो वह उसी बिंदु को एक्सप्लॉइट करेगा। तुम्हें बिना एक्सप्लेनेशन के ना बोलना सीखना होगा। साइलेंस उसका हथियार है, पर तुम्हारा भी बन सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारा साइलेंस ऑब्जर्वेशन से पैदा होना चाहिए, उसके साइलेंस से नहीं। अंत में याद रखो, माकियावेलियन माइंड तब तक कंट्रोल में रहता है जब तक तुम रिएक्शन में जीते हो। जिस दिन तुम रिएक्शन से ऑब्जर्वेशन की तरफ चले जाओगे, कंट्रोल की पूरी आर्किटेक्चर गिर जाएगी। मैकियावेलियन व्यक्ति दूसरे के दिमाग पर शासन नहीं करता, वह बस उनके अवर्कनेस को कम करता है। अवेयरनेस उस आर्किटेक्चर का एंड कोड है। चैप्टर 3, द साइकोलॉजी ऑफ इमोशनल कैमोफ्लाज, हाउ Machiavellian minds hide behind warmth।
माकियावेलियन व्यक्ति की असली शक्ति उसके ठंडे दिमाग में नहीं, उसकी गर्मी के इल्यूजन में होती है। वह अपने वास्तविक इरादों को कभी सीधे प्रस्तुत नहीं करता। वह अपने चारों ओर एक कृत्रिम भावनात्मक वातावरण बनाता है, एक ऐसा इल्यूजन जहां लोग उसे केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथेटिक समझते हैं। लेकिन यह एम्पैथी असली नहीं, इंजीनियर्ड होती है। यह इमोशनल कैमोफ्लाज है, एक मानसिक परत जो उसके भीतर के शून्य को छुपाती है। सामान्य व्यक्ति भावनाओं को अनुभव करके व्यक्त करता है, मैकियावेलियन व्यक्ति उन्हें सिमुलेट करता है। वह दूसरों की इमोशनल लैंग्वेज को मिमिक करता है ताकि ट्रस्ट और इंटीमेसी पैदा हो सके। वह जानता है कि लोग शब्दों से नहीं, वार्मथ से प्रभावित होते हैं, इसलिए वह वार्मथ को परफॉर्मेंस की तरह यूज करता है। वह वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो, वही सुनता है जो तुम सुनना चाहते हो। उसका सारा अभिनय एक लक्ष्य पर केंद्रित होता है, तुम्हारे डिफेंसिव सिस्टम को डिसेबल करना। यह कैमोफ्लेज सिर्फ व्यवहार में नहीं, माइक्रो लेवल पर होता है। उसका वॉइस मॉड्यूलेशन, पॉज, आई कांटेक्ट सब कैलकुलेटेड होता है। वह माइक्रो एम्पैथी दिखाता है, छोटी छोटी प्रतिक्रिया जो तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि वह इमोशनली प्रेजेंट है। असल में वह तुम्हारी इमोशनल फ्रीक्वेंसी को स्कैन कर रहा होता है। उसके भीतर की कोल्डनेस इतनी परफेक्ट तरीके से मास्क होती है कि तुम्हें लगेगा कि तुम किसी जेन्युइन व्यक्ति के सामने हो। वह हर इमोशन को एक टूल की तरह यूज करता है, सैडनेस को सिंपैथी पाने के लिए, एंगर को इंटिमिडेशन के लिए, साइलेंस को मिस्ट्री के लिए। यह वही क्षेत्र है जिसे साइकोलॉजी में अफेक्टिव मिमिक्री कहा जाता है। यह वह क्षमता है जिसमें व्यक्ति किसी भावना को महसूस किए बिना उसकी नकल कर सकता है। मैकियावेलियन व्यक्ति इस मिमिक्री में मास्टर होता है। वह हर इंटरैक्शन में यह सोचकर एंटर करता है कि इस व्यक्ति को क्या सुनने की जरूरत है ताकि वह खुल जाए। उसकी एम्पैथी फंक्शनल है, स्पिरिचुअल नहीं। वह कनेक्ट करने के लिए नहीं, मैनिपुलेट करने के लिए फील करता है। इमोशनल कैमोफ्लेज का दूसरा स्तर नैरेटिव क्रिएशन है। वह अपनी कहानी ऐसे गढ़ता है कि सामने वाला रिलेट करे। वह अपने बारे में छोटे छोटे दर्द और वल्नरेबिलिटी की बातें करता है ताकि सामने वाला उसे ट्रस्टवर्दी माने। वह अपने दर्द को वेपन बना देता है। तुम्हें लगता है कि तुम उसे समझ रहे हो, जबकि वह तुम्हें टेस्ट कर रहा होता है, यह देखने के लिए कि तुम किस तरह रिएक्ट करते हो। तुम्हारे गिल्ट और केयर के बटन्स कहाँ हैं? वह हर सिंपैथी को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और जब समय आता है तो वही जानकारी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। मैकियावेलियन व्यक्ति के भीतर इमोशनल ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, बल्कि साइकोलॉजिकल स्क्रिप्टिंग होती है। वह हर कॉन्वर्सेशन को एक सीन की तरह प्लान करता है। वह जानता है कि कब वल्नरेबिलिटी दिखानी है, कब अथॉरिटी। वह कभी डिफेंसिव नहीं दिखता क्योंकि वह पहले से रिहर्सल करके आता है। उसका दिमाग हर इंटरेक्शन में रिस्पॉन्स बैंक चलाता है, कौन सी सिचुएशन में कौन सा इमोशन दिखाना है ताकि इम्पैक्ट अधिकतम हो। यह रिहर्स्ड ऑथेंटिसिटी है। अब सवाल यह है कि इससे कैसे बचा जाए, क्योंकि इमोशनल कैमोफ्लेज को पहचानना लगभग असंभव होता है जब तक तुम उसे कॉन्शियसली ऑब्जर्व न करो। पहला संकेत है कंसिस्टेंसी गैप। जब किसी व्यक्ति के शब्द वार्म हो पर उसके एक्शंस मैकेनिकल हो, वह तुम्हें कंफर्ट देगा लेकिन तुम्हारे डिस्कंफर्ट को जेन्युइनली महसूस नहीं करेगा। वह तुम्हारे दुख पर सही शब्द बोलेगा लेकिन सही समय पर उपस्थित नहीं रहेगा। यह सबटल मिसमैच इमोशनल कैमोफ्लेज की पहचान है। दूसरा संकेत है पैटर्न रेपिटिशन। मैकियावेलियन व्यक्ति हर संबंध में वही इमोशनल स्ट्रक्चर दोहराता है। शुरू में वार्मथ, बीच में कंफ्यूजन और अंत में कंट्रोल। अगर तुम किसी के साथ बार बार यही पैटर्न अनुभव कर रहे हो तो समझो यह व्यक्तित्व जेन्युइन नहीं, कंस्ट्रक्टेड है। तीसरा डिफेंस है माइक्रो ऑब्जर्वेशन। जब कोई व्यक्ति भावनात्मक विषय पर बात कर रहा हो तो उसकी माइक्रो रिएक्शंस देखो, प्यूपिल डायलेशन, ब्रीदिंग रिदम, जेन्युइन पॉजेस। जो व्यक्ति सचमुच भावनाओं में होता है उसका कंट्रोल टूट जाता है।
मैकियावेलियन व्यक्ति का कंट्रोल कभी नहीं टूटता। वह हमेशा कंपोज्ड रहता है और यही उसका गिव अवे है। इमोशनल कैमोफ्लेज को तोड़ने का तरीका एम्पैथी से नहीं, न्यूट्रलिटी से है। अगर तुम इमोशनल रिस्पॉन्स देने से पहले ऑब्जर्व करने लगो तो उसकी स्क्रिप्ट फेल हो जाती है। मैकियावेलियन व्यक्ति अनप्रिडिक्टेबिलिटी से डरता है क्योंकि उसका हर मूव रिएक्शन पर निर्भर है। जब तुम रिस्पॉन्ड नहीं करते, सिर्फ देखते हो, तो उसकी पूरी कैलकुलेशन कोलैप्स हो जाती है। तुम्हारा कामनेस उसकी केओस को मिरर कर देता है। आखिर में यह समझना जरूरी है कि हर मैकियावेलियन व्यक्ति वार्मथ का उपयोग हथियार की तरह करता है, क्योंकि वह जानता है कि ठंडे लोग डर पैदा करते हैं पर गर्म लोग विश्वास, और विश्वास ही मैनिपुलेशन का सबसे सुरक्षित रास्ता है। वह सीधे हमला नहीं करता, वह धीरे धीरे ट्रस्ट के अंदर घुसता है, जब तक कि तुम ये महसूस न कर लो कि तुम्हारे विचार और उसकी इच्छा में कोई अंतर नहीं बचा। इसलिए खुद को बचाने का पहला कदम यह है कि तुम अपनी भावनाओं की सच्चाई को पहचानो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें लगातार समझने का दावा करे पर तुम्हें कमजोर महसूस करवाए, तो वह एम्पाथ नहीं, मैनिपुलेटर है। सच्ची एम्पैथी शक्ति देती है, नकली एम्पैथी नियंत्रण। जो तुम्हारी स्वतंत्रता बढ़ाए वह असली है, जो तुम्हारी स्पष्टता घटाए वह मैकियावेलियन है। चैप्टर 4, डार्क कॉग्निटिव बायस एक्सप्लॉयटेशन, हाउ द मैकियावेलियन माइंड यूजेस योर ओन साइकोलॉजी अगेंस्ट यू। मैकियावेलियन व्यक्ति किसी को सीधा आदेश नहीं देता, वह किसी को फोर्स नहीं करता। वह इतना बुद्धिमान होता है कि उसे पता है अगर किसी इंसान को मैनिपुलेट करना है तो उसकी सोच को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। वह तुम्हारे सबकॉन्शियस बायसेस को समझता है और वहीं से खेल शुरू करता है। वह जानता है कि इंसान कभी वस्तुनिष्ठ नहीं सोचता, वह उस इंफॉर्मेशन को ही मानता है जो उसे कंफर्ट देती है। इस साइकोलॉजी की कमजोरी ही माकियावेलियन का सबसे बड़ा हथियार है। मनुष्य का दिमाग अपने अनुभवों से नियम बनाता है। शॉर्टकट्स, जिन्हें हम कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं, ये वही मानसिक फिल्टर्स हैं जिनसे होकर हम दुनिया को देखते हैं। ये बायसेस सामान्य जीवन में मददगार होते हैं, लेकिन मैकियावेलियन व्यक्ति इन्हें रिवर्स इंजीनियर करके कंट्रोल में बदल देता है। वह तुम्हें नहीं बदलता, वह तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देता है। पहला बायस जिसे वह वेपन में बदलता है कंफर्मेशन बायस। हर इंसान वही जानकारी स्वीकार करता है जो उसकी पहले से बनी मान्यताओं को वैलिडेट करती है। मैकियावेलियन व्यक्ति यह बायस एक्सप्लॉइट करता है। वह तुम्हारी किसी धारणा से सहमति जताकर तुम्हारे दिमाग में ट्रस्ट का इल्यूजन पैदा करता है। वह तुम्हारी दुनिया को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता, वह उसमें घुस जाता है। वह तुम्हारे विचारों के साथ अलाइनमेंट दिखाता है ताकि तुम उसे अपना समझो, और जैसे ही तुम्हारा डिफेंस नीचे जाता है, वह तुम्हारे निर्णयों की दिशा सटली मोड़ देता है। तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारा विचार है, लेकिन असल में वह उसकी प्लांटेड परसेप्शन होती है। दूसरा बायस है रेसिप्रोसिटी बायस। जिसने मुझे कुछ दिया है, मैं उसे लौटाने के लिए बाध्य हूं। यह मानव नैतिकता की जड़ है, पर माकियावेलियन व्यक्ति इसे साइकोलॉजिकल डेट में बदल देता है। वह तुम्हें छोटे फेवर्स, अटेंशन या सिंपैथी देता है ताकि तुम्हारे भीतर एक मानसिक रण उत्पन्न हो जाए। तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हें भी उसे खुश रखना चाहिए। वह तुम्हें बार बार छोटी छोटी चीजों से कंफर्ट देता है और तुम्हारे भीतर ऑब्लिगेशन इंस्टॉल कर देता है। धीरे धीरे तुम्हारा हर निर्णय इस रण से प्रभावित होने लगता है। तुम अब उसके कंट्रोल में हो, बिना यह महसूस किए कि तुम रीपे नहीं, ओबे कर रहे हो। तीसरा बायस है ऑथोरिटी बायस। हम सबकॉन्शियसली उन लोगों पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो कॉन्फिडेंट दिखते हैं या किसी प्रकार का स्टेटस रखते हैं। मैकियावेलियन व्यक्ति जानता है कि लोग सत्य की नहीं, सर्टेनिटी की पूजा करते हैं। इसलिए वह असर्टिव टोन, कैलकुलेटेड बॉडी लैंग्वेज और कंट्रोल्ड साइलेंस के जरिए अथॉरिटी प्रोजेक्शन करता है। वह कभी अनश्योर नहीं दिखता, कभी अपनी राय चेंज नहीं करता, क्योंकि उसे पता है
लोग कंसिस्टेंसी को क्रेडिबिलिटी समझते हैं। इस इल्यूजन से वह अपनी गलत बातों को भी सत्य की तरह पेश कर देता है। चौथा बायस है स्केर्सिटी बायस। जो चीज दुर्लभ लगती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। वह अपने टाइम, अटेंशन और अप्रूवल को स्केर्सिटी में बदल देता है। वह तुम्हें यह महसूस कराता है कि उसकी उपस्थिति कोई प्रिविलेज है। वह जानता है कि अगर किसी को बार बार इग्नोर किया जाए और कभी कभी अटेंशन दी जाए तो व्यक्ति और ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। यह इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट का ही एक रूप है, वही सिद्धांत जो एडिक्शन में प्रयोग होता है। तुम्हें लगता है कि तुम उसके अटेंशन के योग्य बन रहे हो, पर वास्तव में तुम उस कंट्रोल के ज्यादा गहरे जाल में जा रहे हो। पांचवा बायस है सोशल प्रूफ। लोग भीड़ के निर्णयों को सत्य मानते हैं। माकियावेलियन व्यक्ति इस प्रवृत्ति को मिरर करता है। वह अपने आसपास कंसेंसस इल्यूजन पैदा करता है। कुछ लोग, कुछ प्रशंसा, कुछ प्रशंसात्मक शब्द। धीरे धीरे तुम्हें लगता है कि सब उसी के अनुसार सोच रहे हैं। तुम्हारा ब्रेन कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए उसी की तरफ झुक जाता है। अब तुम्हारे भीतर की डिसेंट एनर्जी खत्म हो जाती है। छठा बेस है संक कॉस्ट फैलेसी। एक बार अगर तुम किसी में समय, भावनाएं या प्रयास इन्वेस्ट कर दो तो उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। मैकियावेलियन व्यक्ति तुम्हें छोटे छोटे इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स करवाता है ताकि तुम खुद ही उस ट्रैप में फंस जाओ। तुम सोचते रहते हो, इतना सब कर लिया, अब पीछे हटना गलत होगा। तुम्हें यह समझ नहीं आता कि तुम्हारा हर नया प्रयास सिर्फ उसकी कंट्रोल आर्किटेक्चर को मजबूत कर रहा है। इन बायसेस को पहचानना और न्यूट्रल करना आसान नहीं है, क्योंकि वे मानव स्वभाव का हिस्सा है। लेकिन अवेयरनेस इनकी दिशा बदल सकती है। अगर तुम ये समझ लो कि कोई तुम्हें तुम्हारी ही साइकोलॉजी से मैनिपुलेट कर सकता है, तो आधी लड़ाई जीत ली गई है। इससे बचाव के 3 साइकोलॉजिकल डिफेंस सबसे प्रभावी है। पहला, सेल्फ ऑडिट। अपने निर्णयों के पीछे की भावना को देखो। क्या तुम गिल्ट, फियर या ऑब्लिगेशन से एक्ट कर रहे हो, या क्लैरिटी से? अगर इमोशन पहले आता है और लॉजिक बाद में, तो कोई तुम्हारे थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। दूसरा डिफेंस, इंफॉर्मेशन डिले। जब कोई अर्जेंसी क्रिएट करे तो पॉज करो। हर मैनिपुलेटर चाहता है कि तुम सोचने से पहले प्रतिक्रिया दो। डिले कंट्रोल को कमजोर कर देता है। तुम्हारा पॉज उसकी कैलकुलेशन को डिस्टर्ब करता है। तीसरा डिफेंस, पैटर्न रिकॉग्निशन। अगर कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारी परसेप्शन, गिल्ट या रिवॉर्ड पर खेल रहा है, तो वह माकियावेलियन है। मैनिपुलेशन का पहला सिम्टम हमेशा रेपिटिशन होता है। वह नई बातें नहीं कहेगा, वही पुराने इमोशनल ट्रिगर्स अलग लहजे में दोहराएगा। मैकियावेलियन व्यक्ति कभी सीधा झूठ नहीं बोलता। वह आधा सच बोलता है ताकि झूठ सच जैसा लगे। वह तुम्हारे दिमाग के उस हिस्से को टारगेट करता है जो सर्टेनिटी चाहता है। और जब तुम सर्टेनिटी के इल्यूजन में आते हो, तुम कंट्रोल के ट्रैप में गिर जाते हो। इसलिए असली अवेयरनेस ये नहीं है कि तुम दूसरों पर शक करो, बल्कि ये है कि तुम अपने खुद के दिमाग को क्वेश्चन करो। हर बार जब कोई तुम्हें कन्विंस करे, खुद से पूछो, क्या ये इंफॉर्मेशन मुझे कंफर्ट दे रही है या क्लैरिटी? कंफर्ट मैनिपुलेशन का संकेत है, क्लैरिटी स्वतंत्रता का। मैकियावेलियन व्यक्ति तुम्हारे बायसेस को तोड़ नहीं सकता अगर तुम उन्हें देखना सीख लो। वह तुम्हारी कमजोरियों से नहीं, तुम्हारी अनजाने आदतों से शक्ति लेता है। जिस दिन तुम खुद को समझने लगोगे, उस दिन कोई तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी साइकोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और वही दिन होगा जब मैकियावेलियन माइंड पहली बार हारता है, किसी और से नहीं, जागरूकता से। चैप्टर 5, स्ट्रेटेजिक साइलेंस एंड इंफॉर्मेशन कंट्रोल, हाउ मैकियावेलियन माइंड्स रूल विदाउट स्पीकिंग। मैकियावेलियन व्यक्ति जोर से नहीं बोलता, वह धीरे बोलता है, और कभी कभी बिल्कुल नहीं। उसकी शक्ति उसके शब्दों में नहीं, उसकी चुप्पी में छिपी होती है, क्योंकि वह जानता है कि साइलेंस कम्युनिकेशन का सबसे प्रभावी रूप है। ऐसा रूप जिसमें दूसरा व्यक्ति अपने डर, उम्मीद और भ्रम से खुद ही कहानी बना लेता है।
मैकियावेलियन व्यक्ति की स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि वह तुम्हें समझाए। उसकी स्ट्रैटेजी ये है कि वह तुम्हें सोचने पर मजबूर करे, लेकिन डायरेक्शन वही रखे जो उसे चाहिए। साइलेंस उसके लिए एक साइकोलॉजिकल टूल है। वह बोलने से ज्यादा ऑब्जर्व करता है। वह तुम्हारे हर शब्द, पॉज और हेजिटेशन से डेटा निकालता है। फिर वह वही साइलेंस इस्तेमाल करता है ताकि तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी पैदा हो। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी बात का जवाब न दे, तो तुम्हारा ब्रेन खाली जगह को भरने की कोशिश करता है। वह सोचता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वह मुझसे नाराज है? क्या मैंने उसे खो दिया? मैकियावेलियन इसी कॉग्निटिव टेंशन पर कंट्रोल बनाता है। तुम्हारे भीतर की बेचैनी उसका कम्युनिकेशन बन जाती है। साइलेंस उसकी वेपनाइज्ड एब्सेंस है। वह जानता है कि शब्दों में सीमाएं हैं, पर चुप्पी में इन्फिनिट इंटरप्रिटेशंस है। वह एम्बिग्विटी को एक्सप्लॉइट करता है। जितना तुम उसे समझने की कोशिश करते हो, उतना गहरा तुम उसके कंट्रोल में जाते हो। यह वही फिनोमेनन है जिसे साइकोलॉजी में प्रोजेक्शन ट्रैप कहा जाता है। जब व्यक्ति दूसरे की चुप्पी को अपनी धारणा से भरता है। माकियावेलियन व्यक्ति चुप रहकर तुम्हें अपनी कहानी खुद लिखने देता है और फिर वही कहानी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। इंफॉर्मेशन कंट्रोल उसका दूसरा हथियार है। वह कभी पूरी जानकारी नहीं देता। वह हर समय आधा सच रखता है ताकि नैरेटिव पर उसका कमांड बना रहे। वह तुम्हें केवल उतना ही जानने देता है जितना उसके लिए उपयोगी हो। मैकियावेलियन व्यक्ति कम्युनिकेशन को बैलेंस नहीं, हायरार्की की तरह देखता है। उसके लिए हर जानकारी शक्ति है और शक्ति कभी साझा नहीं की जाती। वह सिलेक्टिव डिस्क्लोजर करता है ताकि डिपेंडेंसी बढ़े। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ खास जानते हो, पर वह इल्यूजन है। वास्तव में वह यह तय करता है कि तुम्हारे लिए क्या सत्य है। इस टेक्निक को साइकोलॉजी में इंफॉर्मेशन एसिमेट्री कहा जाता है। जब एक व्यक्ति के पास दूसरे से ज्यादा जानकारी होती है, तो पावर इम्बैलेंस स्वतः बन जाती है। मैकियावेलियन माइंड इसे स्थायी बनाए रखता है। वह कभी सब कुछ स्पष्ट नहीं करता ताकि एम्बिग्विटी बनी रहे, क्योंकि क्लैरिटी का मतलब फ्रीडम है और एम्बिग्विटी का मतलब कंट्रोल। जितना तुम उसके इरादों को समझ नहीं पाओगे, उतना तुम इमोशनली इन्वेस्टेड रहोगे। मैकियावेलियन व्यक्ति साइलेंस और लिमिटेड इंफॉर्मेशन को एक साथ यूज करता है। वह पहले तुम्हारे क्यूरियोसिटी को ट्रिगर करता है, फिर उसे सेटिस्फाई नहीं करता। तुम आंसर्स के लिए उसे चेस करते रहते हो और इसी चेस में डिपेंडेंसी बन जाती है। वह कुछ नहीं कहकर भी तुम्हें रिएक्ट करवाता है। वह अपनी एब्सेंस को प्रेजेंस से ज्यादा इम्पैक्टफुल बना देता है। यह नॉन वर्बल मैनिपुलेशन का सबसे एडवांस्ड रूप है। अब सवाल यह है कि इससे कैसे बचा जाए। पहला डिफेंस है कॉग्निटिव डिटैचमेंट। जब कोई व्यक्ति लगातार साइलेंस या एम्बिग्विटी से तुम्हें अस्थिर कर रहा हो, तो उस गैप को खुद फिल मत करो, क्योंकि साइलेंस को अर्थ देना ही ट्रैप है। उसे ऑब्जर्व करो, एनालाइज मत करो। जैसे ही तुम उसके साइलेंस को अर्थ देना छोड़ दोगे, उसका पावर वैनिश हो जाएगा। दूसरा डिफेंस है इंफॉर्मेशन बैलेंस। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को तुम्हारे बारे में ज्यादा जानकारी मत दो जो तुम्हें सेलेक्टिव ट्रूथ देता है। यह एसिमेट्री बढ़ाता है। मैकियावेलियन व्यक्ति हमेशा दूसरे के सीक्रेट्स कलेक्ट करता है, पर अपने सीक्रेट्स डिस्गाइज्ड रखता है। तुम्हें ट्रांसपेरेंसी का दिखावा दिखाई देगा, पर असल में वह नैरेटिव कंट्रोल बनाए रखता है। हर संवाद में यह प्रिंसिपल याद रखो, जितना तुम शेयर करते हो उतना ही उसे मेजर करो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी क्यूरियोसिटी पर निर्भर है, तो साइलेंस उसका कंट्रोल है। अगर वह तुम्हारी क्लैरिटी पर निर्भर है, तो कंट्रोल तुम्हारे पास है। तीसरा डिफेंस है रिएक्शन विड्रॉल। साइलेंस को प्रोवोक करने का सबसे आसान तरीका है रिएक्शन। मैकियावेलियन व्यक्ति तुम्हारे हर इमोशनल रिस्पॉन्स को डेटा की तरह एनालाइज करता है। वह जानता है कि कौन सा टॉपिक तुम्हारे भीतर गिल्ट या फियर जगाता है। अगर तुम रिस्पॉन्स देना बंद कर दो, तो उसका फीडबैक लूप टूट जाता है। वह जिस डेटा पर ऑपरेट करता है वही बंद हो जाता है। अब उसके पास अगली चाल की कैलकुलेशन के लिए इनपुट ही नहीं रहता। साइलेंस में असली शक्ति
उसी के पास होती है जो खुद के भीतर स्थिर है। माकियावेलियन व्यक्ति तुम्हारी अस्थिरता को कंट्रोल करता है, अपनी चुप्पी से नहीं, तुम्हारे अंदर उठे भय से। इसलिए असली इम्यूनिटी यह नहीं है कि तुम उसकी तरह ठंडे बनो, बल्कि यह है कि तुम अपनी क्लैरिटी में अडिग रहो। साइलेंसर से डर तब लगता है जब तुम अपने विचारों से भाग रहे हो। जैसे ही तुम भीतर स्पष्ट हो जाते हो, कोई भी बाहरी चुप्पी तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकती। याद रखो, मैकियावेलियन व्यक्ति के लिए कम्युनिकेशन का मतलब समझ नहीं, लीवरेज है। वह बोलता नहीं क्योंकि उसे बोलने की जरूरत नहीं होती। वह जानता है कि उसके आसपास के लोग खुद ही वह सब बोल देंगे जो वह सुनना चाहता है। उसकी चुप्पी कंट्रोल नहीं, एक मिरर है जिसमें दूसरे अपने ही डर को देख लेते हैं, और जो अपने डर को देख लेता है वही उस मिरर से बाहर निकल जाता है। तभी मैनिपुलेशन समाप्त होती है। चैप्टर 6, कॉग्निटिव प्रीडेशन एंड सोशल इंजीनियरिंग, हाउ मैकियावेलियन माइंड्स बिल्ड नेटवर्क्स ऑफ कंट्रोल। मैकियावेलियन व्यक्ति कभी अकेले ऑपरेट नहीं करता। वह एक इनविजिबल वेब बनाता है, लोगों का, जानकारी का और इन्फ्लुएंस का। वह जानता है कि नियंत्रण केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उसके आसपास की संरचना पर किया जाए तो स्थायी रहता है। इसलिए वह समाज, संगठन और रिश्तों के बीच एक साइकोलॉजिकल नेटवर्क तैयार करता है, जहां हर व्यक्ति उसे किसी न किसी रूप में पावर दे रहा होता है। यह नेटवर्क दिखता नहीं, लेकिन चलता उसी की दिशा में है। यही उसका कॉग्निटिव प्रीडेशन है, दूसरों की मानसिक ऊर्जा से अपना ढांचा बनाए रखना। यह प्रक्रिया 3 स्तरों पर काम करती है: आइडेंटिफिकेशन, इनफिल्ट्रेशन और यूटिलाइजेशन। पहला स्तर आइडेंटिफिकेशन है। वह अपने आसपास के लोगों को वर्गीकृत करता है। कौन इमोशनल है, कौन ईगो ड्रिवन, कौन इनसिक्योर और कौन अपॉर्चुनिस्टिक। उसका दिमाग सामाजिक रेडार की तरह काम करता है। वह जानता है कि किस व्यक्ति से सिंपैथी चाहिए, किससे लॉयल्टी और किससे साइलेंस। हर व्यक्ति के अंदर एक वीकनेस होती है। कोई वैलिडेशन चाहता है, कोई एक्सेप्टेंस, कोई कंट्रोल। मैकियावेलियन व्यक्ति उस वीकनेस को डेटा की तरह कलेक्ट करता है। दूसरा स्तर इनफिल्ट्रेशन है। वह अपने टारगेट के वैल्यूज, हैबिट्स और कम्युनिकेशन स्टाइल को मिरर करता है। वह वही बोलता है जो सामने वाला सुनना चाहता है। वह उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है ताकि रेजिस्टेंस टूट जाए। वह किसी का दोस्त बनकर नहीं, रिफ्लेक्शन बनकर ट्रस्ट हासिल करता है। इसे साइकोलॉजी में रेसिप्रोकल मिररिंग कहा जाता है। यह तकनीक इसलिए प्रभावी होती है क्योंकि मानव मस्तिष्क समानता में सुरक्षा महसूस करता है। जब कोई व्यक्ति हमारी तरह सोचता है, हम मान लेते हैं कि वह हमें समझता है। यही मैकियावेलियन व्यक्ति एक्सेस पा जाता है। तीसरा स्तर यूटिलाइजेशन है। एक बार जब वह किसी व्यक्ति को इमोशनली या सोशली एंगेज कर लेता है, तो वह उसे एक फंक्शनल एसेट की तरह यूज करता है। वह उसे गिल्ट, एडमिरेशन या ऑब्लिगेशन से मोटिवेट करता है। वह कभी सीधे आदेश नहीं देता। वह परसेप्शन क्रिएट करता है कि यह तुम्हारा अपना फैसला है। धीरे धीरे वह तुम्हारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है ताकि परिणाम हमेशा उसके फेवर में जाए। तुम्हें लगता है कि तुम स्वतंत्र हो, पर तुम्हारा हर चुनाव उसकी कैलकुलेशन में था। मैकियावेलियन व्यक्ति इस नेटवर्क में 3 तरह के लोगों का उपयोग करता है। पहला, मैसेंजर्स, जो उसकी बातों को आगे फैलाते हैं। दूसरा, बफर्स, जो उसके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट को छुपाते हैं। और तीसरा, मिरर्स, जो उसकी सोच को वैलिडेट करते हैं। इस तरह उसका कंट्रोल कभी सीधे दिखाई नहीं देता, लेकिन परिणाम हमेशा उसके हित में आता है। वह खुद को केंद्र में नहीं रखता, बल्कि इकोसिस्टम बनाता है जिसमें हर व्यक्ति अपने ही विचार से उसे मजबूत करता है। सोशल इंजीनियरिंग उसका स्ट्रेटेजिक वेपन है। यह वही मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें इंसानों को सिस्टम्स की तरह हैक किया जाता है। वह मानव स्वभाव के लूपहोल्स का उपयोग करता है। ट्रस्ट, गिल्ट, ग्रीड, स्टेटस और फियर। वह नेटवर्क में हायरार्की नहीं बनाता,
बल्कि इंटरडिपेंडेंसी बनाता है। हर कोई किसी न किसी तरह उस पर निर्भर होता है, इमोशनली, सोशली या इंफॉर्मेशनली। यही डिपेंडेंसी कंट्रोल में बदल जाती है। इस प्रणाली में मैकियावेलियन व्यक्ति हमेशा 2 कदम आगे रहता है। वह हर व्यक्ति के बिहेवियर की प्रिडिक्शन करता है। अगर कोई विरोध की संभावना हो तो वह पहले से उसका परसेप्शन डैमेज शुरू कर देता है। वह सटल रूमर्स, सेलेक्टिव ट्रूथ्स या कॉन्टेक्स्ट डिस्टॉर्शन का इस्तेमाल करता है ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़े और दूसरे की घटे। वह किसी को ओपनली अटैक नहीं करता, बस उसके नैरेटिव को ट्विस्ट कर देता है। इस तरह वह बिना लड़ाई के जीत जाता है। अब अगर तुम ऐसे व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में हो तो तुम अक्सर खुद को एक्सप्लेन करते हुए पाओगे। तुम सोचोगे कि तुम्हें अपनी बात क्लैरिफाई करनी है, अपनी इज्जत बचानी है या अपनी लॉयल्टी साबित करनी है। यह वही कॉग्निटिव ट्रैप है जो उसे शक्ति देता है, क्योंकि हर बार जब तुम खुद को जस्टिफाई करते हो तुम उसकी फ्रेम में ऑपरेट कर रहे होते हो। इस मैनिपुलेशन को न्यूट्रल करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है फ्रेम शिफ्टिंग। जब भी कोई व्यक्ति तुम्हें गिल्ट या प्रेशर में रिएक्ट करवाए, उस इंटरेक्शन की दिशा बदल दो। सवालों का जवाब मत दो, सवाल बदल दो। जब तुम फ्रेम बदलते हो, कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है। मैकियावेलियन व्यक्ति सर्टेनिटी चाहता है, एम्बिग्विटी से डरता है। तुम्हारा अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही उसका डिसरप्शन है। दूसरा डिफेंस प्रिंसिपल है डिसएंगेजमेंट थ्रू क्लैरिटी। उसका नेटवर्क एम्बिग्विटी पर चलता है। अगर तुम किसी व्यक्ति के साथ हर बात लिखित या डॉक्यूमेंटेड रखो, चाहे शब्दों में, बाउंड्रीज में या टाइमलाइंस में, तो उसकी एंटायर मैनिपुलेशन आर्किटेक्चर कोलैप्स हो जाती है, क्योंकि उसे मैनिपुलेशन के लिए स्पेस चाहिए और क्लैरिटी उस स्पेस को खत्म कर देती है। तीसरा डिफेंस है पैटर्न एक्सपोजर। मैकियावेलियन व्यक्ति अकेले में प्रभावी होता है, भीड़ में नहीं। अगर उसका पैटर्न दूसरों के सामने उजागर हो जाए तो उसका साइकोलॉजिकल लेवरेज खत्म हो जाता है। वह कॉन्फ्रंटेशन से नहीं, आइसोलेशन से डरता है। इसलिए उसकी टेक्निक है डिवाइड एंड आइसोलेट और तुम्हारा डिफेंस है कनेक्ट एंड एक्सपोज। मैकियावेलियन व्यक्ति की सबसे गहरी कमजोरी यही है। उसे लगता है कि वह हर किसी को पढ़ सकता है, पर वह खुद को नहीं देख सकता। वह दूसरों को पॉन बनाकर खेलता है, लेकिन धीरे धीरे वह अपने ही गेम का प्रिजनर बन जाता है। उसका हर संबंध कैलकुलेटेड होता है, इसलिए किसी में वास्तविक वार्मथ नहीं रहती। वह कंट्रोल में रहता है, पर अंदर से एम्प्टी हो जाता है, क्योंकि जो दूसरों की भावनाओं पर फीडिंग करता है वह इवेंचुअली अपनी भावनाएं खो देता है। इसलिए अगर तुम किसी मैकियावेलियन नेटवर्क में फंसे हो तो बाहर निकलने का रास्ता प्रतिरोध नहीं, ऑब्जर्वेशन है। तुम्हें उसका सामना नहीं करना, तुम्हें उससे डिसएंगेज होना है। वह केओस में थ्राइव करता है। तुम्हारा कामनेस उसकी डेथ है। जब तुम शांत होकर पैटर्न देखने लगते हो, कंट्रोल का पूरा इल्यूजन गिरा की जाता है और यहीं से शुरू होती है स्वतंत्रता। न उससे जीतकर, बल्कि उसकी जरूरत खत्म करके। चैप्टर 7, द इमोशनल टॉर्चर लूप, हाउ मैकियावेलियन माइंड्स ब्रेक एंड रिबिल्ड यू फॉर कंट्रोल। हर मैकियावेलियन व्यक्ति जानता है कि किसी इंसान को तोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका उसे डराना नहीं, बल्कि उसे खुद पर शक कराना है। उसकी सबसे शक्तिशाली रणनीति होती है इमोशनल टॉर्चर लूप। यह लूप तुम्हारे भीतर ही ऑपरेट करता है। वह तुम्हें फिजिकली नहीं बांधता, वह तुम्हारे सेल्फ वर्थ को साइकोलॉजिकल चेन से बांधता है। यह लूप 3 चरणों में चलता है, आइडियलाइजेशन, डिवैल्यूएशन और डिपेंडेंस। पहला चरण है आइडियलाइजेशन। यही शुरुआत होती है और यही सबसे खतरनाक भी। मैकियावेलियन व्यक्ति शुरुआत में तुम्हें उसी तरह देखता है जैसे कोई स्कल्प्टर पत्थर को देखता है, एक रॉ मटेरियल की तरह जिसे शेप देना है। वह तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करता है, तुम्हारी हर बात को समझता है, तुम्हारे सपनों को मिरर करता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें आखिरकार कोई ऐसा मिला है जो तुम्हें पूरी तरह समझता है। यह वही लव बॉम्बिंग फेज है। वह तुम्हें इंटेंस अटेंशन देता है,
तुम्हें इमोशनली एलिवेट करता है और तुम्हारे भीतर एक केमिकल डिपेंडेंसी बना देता है। डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन तुम्हारे भीतर फ्लड होते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम सेफ हो, स्पेशल हो। वास्तव में तुम अब प्रोग्राम्ड हो चुके हो। उसके प्रेजेंस से हैप्पीनेस जुड़ चुकी है। दूसरा चरण है डीवैल्यूएशन। एक बार जब अटैचमेंट स्थापित हो जाती है तो मैनिपुलेशन शुरू होती है। वह वही व्यक्ति जो पहले तुम्हारी ताकतों की तारीफ करता था अब उन्हीं को फ्लॉज की तरह दिखाने लगता है। वह सटल क्रिटिसिज्म, सार्केज्म और विड्रॉल का उपयोग करता है। वह डिस्टेंस बनाता है ताकि तुम्हारे भीतर कंफ्यूजन पैदा हो। तुम ये समझने लगते हो कि शायद तुम ही गलत हो, शायद तुम पर्याप्त नहीं हो। यह कंफ्यूजन कॉग्निटिव डिसोनेंस में बदल जाता है। तुम्हारा दिमाग उन दो कॉन्फ्लिक्टिंग रियलिटीज को रिकंसाइल नहीं कर पाता। वह इतना केयरिंग भी था और अब कोल्ड क्यों है? इस टेंशन को खत्म करने के लिए तुम और ज्यादा इन्वेस्ट करते हो। तुम यह साबित करने लगते हो कि तुम उसके लायक हो। वह इस गिल्ट ड्रिवन बिहेवियर को कंट्रोल में बदल देता है। तीसरा चरण है डिपेंडेंस। अब तुम्हारा ब्रेन रिवॉर्ड और रिजेक्शन के बीच झूलता है। कभी वह तुम्हें छोटा रिवॉर्ड देता है, एक टेक्स्ट, एक कॉम्प्लीमेंट, एक अपॉलॉजी, और फिर अचानक विड्रॉल। यह इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट तुम्हें एडिक्टेड बना देता है। अब तुम लॉजिक से नहीं, क्रेविंग से ऑपरेट कर रहे हो। तुम्हारा नर्वस सिस्टम उसके अप्रूवल के प्रति कंडीशन हो चुका है। यह वही अवस्था है जहां तुम इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो। अब तुम उसे छोड़ नहीं सकते, भले वह तुम्हें दुख दे रहा हो। तुम्हारा ब्रेन अब पेन और प्लेजर दोनों को उसके प्रेजेंस से जोड़ चुका है। मैकियावेलियन व्यक्ति इस लूप को बार बार दोहराता है। हर साइकिल में तुम्हारा रेजिस्टेंस कम होता जाता है और उसका कंट्रोल बढ़ता जाता है। यह साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है। तुम्हारे अंदर गिल्ट, होप और फियर के सर्किट्स को बार बार एक्टिवेट करके तुम्हें सबमिसिव बनाना। वह तुम्हारे ब्रेन केमिस्ट्री को मैनिपुलेट करता है बिना किसी फिजिकल फोर्स के। तुम धीरे धीरे अपने ही इमोशन के अगेंस्ट वेपन बन जाते हो। यह लूप तब तक चलता है जब तक तुम इसे रिकॉग्नाइज नहीं करते। तुम्हें लगता है कि तुम किसी को बचा रहे हो, लेकिन वास्तविकता में तुम खुद को खो रहे हो। वह तुम्हारे हर एफर्ट को प्रूफ ऑफ लॉयल्टी के रूप में देखता है। जितना तुम इन्वेस्ट करते हो उतना तुम उसके ट्रैप में गहराई से उतरते जाते हो। वह तुम्हें रिवॉर्ड से नहीं, होप से बांधता है। और होप सबसे रिफाइंड चेन है क्योंकि यह दिखती नहीं। इससे बाहर निकलने का पहला कदम है डिटैचमेंट फ्रॉम जस्टिफिकेशन। जब कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार इस लूप में डाल रहा हो, कभी प्यार, कभी कोल्डनेस, कभी साइलेंस, तो खुद से सवाल मत करो, मैंने क्या गलती की? बल्कि ये पूछो, वह क्या टेस्ट कर रहा है? जैसे ही तुम गिल्ट से एनालिसिस में शिफ्ट होते हो, लूप कमजोर पड़ जाता है। दूसरा कदम है इमोशन डिले टेक्निक। जब वह तुम्हारे भीतर गिल्ट या फियर ट्रिगर करे तो इमीडिएट रिस्पॉन्स मत दो। अपने भाव को ऑब्जर्व करो, प्रोसेस मत करो। यह पॉज लूप को डिसरप्ट करता है क्योंकि माकियावेलियन व्यक्ति तुम्हारे इंस्टेंट रिएक्शंस पर ऑपरेट करता है। डिले ही उसकी साइकोलॉजी का एंटीडोट है। तीसरा कदम है रियलिटी ग्राउंडिंग। यह लूप इल्यूजन पर चलता है। वह तुम्हें बार बार आइसोलेट करता है ताकि तुम्हारा परसेप्शन उसके कंट्रोल में रहे। अगर तुम अपने अनुभवों को किसी तीसरे व्यक्ति के साथ ऑब्जेक्टिवली शेयर करने लगो तो इल्यूजन टूटने लगता है क्योंकि मैनिपुलेशन केवल तब तक प्रभावी है जब तक वह अनस्पोकन रहती है। जैसे ही तुम उसे आर्टिकुलेट करते हो, उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट डिसॉल्व हो जाता है। मैकियावेलियन व्यक्ति तुम्हारे मन में गिल्ट इंस्टॉल करता है ताकि तुम खुद उसकी जगह उसका काम करने लगो। लेकिन गिल्ट तभी जीवित रहता है जब उसे वैलिडेट किया जाए। जैसे ही तुम गिल्ट को विटनेस की तरह ऑब्जर्व करने लगते हो, वह एनर्जी खत्म हो जाती है। तुम्हारा अवेयरनेस उसकी आर्किटेक्चर का पॉइजन है। इस लूप को तोड़ने का सबसे गहरा तरीका है एक्सेप्टेंस विदाउट रिएक्शन। स्वीकार करो कि वह व्यक्ति तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है, पर उसके बिहेवियर को बदलने की कोशिश मत करो। मैकियावेलियन व्यक्ति केओस से थ्राइव करता है। तुम्हारा कामनेस उसकी स्ट्रैटेजी को नलीफाई कर देता है। जब तुम शांत होकर
देखना सीख लेते हो, उसकी हर चाल प्रिडिक्ट हो जाती है। याद रखो, माकियावेलियन व्यक्ति तुम्हें कभी अपनी कैद में नहीं रखता। वह तुम्हारे दिमाग में ऐसा भ्रम पैदा करता है कि तुम खुद कैद का दरवाजा बंद रखो। वह तुम्हें अपने अप्रूवल के लिए तरसने पर मजबूर करता है ताकि कंट्रोल तुम्हारे ही हाथों से मेंटेन हो। उसका टॉर्चर बाहरी नहीं, आंतरिक है, और उसकी हार भी आंतरिक ही होती है। जब तुम अपने गिल्ट को देखना सीख लेते हो बिना उसे डिफेंड किए, वह लूप यहीं खत्म होता है। चैप्टर 8, पावर बाय केओस, हाउ माकियावेलियन माइंड्स यूज कंफ्यूजन टू डोमिनेट। माकियावेलियन व्यक्ति के लिए स्थिरता दुश्मन है, क्योंकि स्थिरता से क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी से फ्रीडम। इसलिए उसका सबसे प्रभावी हथियार है केओस। वह जानता है कि इंसान उस चीज से सबसे ज्यादा डरता है जिसे वह समझ नहीं पाता। इस डर का उपयोग करके वह लोगों को अपने कंट्रोल में रखता है। यह कंट्रोल किसी फोर्स से नहीं, बल्कि कंफ्यूजन से पैदा होता है। वह ऐसे एनवायरनमेंट बनाता है जहां तुम्हें कभी यह समझ नहीं आता कि तुम सही कर रहे हो या गलत। तुम्हें बस इतना पता होता है कि अगर तुम उसके खिलाफ जाओगे तो सब कुछ अस्थिर हो जाएगा। माकियावेलियन व्यक्ति केओस को दो स्तरों पर डिप्लॉय करता है, इंटरपर्सनल और स्ट्रक्चरल। पहले स्तर पर वह व्यक्तिगत रिश्तों में केओस पैदा करता है। वह एक ही बात दो अलग अलग लोगों से अलग तरह से कहता है। वह अपने शब्दों में एम्बिग्यूटी रखता है ताकि हर व्यक्ति अपनी तरह से मीनिंग निकाले। फिर वह उन्हीं मीनिंग्स को आपस में टकराता है। अब हर व्यक्ति दूसरे को गलत समझता है और मैकियावेलियन व्यक्ति मीडिएटर बन जाता है। वह खुद को संतुलन का स्रोत दिखाता है, जबकि वास्तव में उसने असंतुलन पैदा किया होता है। यह वही प्रिंसिपल है जो डिवाइड एंड रूल की जड़ में है। वह पहले केओस क्रिएट करता है, फिर उसी केओस का समाधान बनकर अथॉरिटी गेन करता है। दूसरे स्तर पर वह स्ट्रक्चरल केओस उत्पन्न करता है। यह वर्क प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस या कम्युनिटीज में देखा जा सकता है। वह डेलिबरेटली अनक्लियर सिस्टम्स बनाता है जहां रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रूल्स लगातार बदलते रहते हैं। लोग प्रिडिक्टेबल पैटर्न न पकड़ पाएं, इसलिए एम्बिग्विटी बनाए रखी जाती है। इस साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हर व्यक्ति वैलिडेशन के लिए ऊपर देखता है, और वैलिडेशन वही देता है जो केओस का निर्माता है। अब सब उसके पास आंसर्स लेने आते हैं। वह केओस का कारण भी है और क्योर भी। यही ड्युअलिटी उससे गॉड कॉम्प्लेक्स देती है। वह क्रिएटर और सेवियर दोनों बन जाता है। मैकियावेलियन व्यक्ति जानता है कि केओस व्यक्ति को इमोशनली ड्रेन करता है। एक भ्रमित इंसान लॉजिकल डिसीजंस नहीं ले सकता। वह रिलीफ की तलाश में रहता है, और रिलीफ वहीं से पाता है जहां से केओस शुरू हुआ था। यह पैराडॉक्सिकल डिपेंडेंसी है। विक्टिम को वही व्यक्ति सुरक्षित लगता है जिसने उसे असुरक्षा दी थी। इसी साइकोलॉजिकल कंफ्यूजन में मैनिपुलेशन स्थायी हो जाती है। केओस केवल बाहरी नहीं होता। माकियावेलियन व्यक्ति तुम्हारे भीतर भी केओस उत्पन्न करता है। वह तुम्हारे मॉरल कंपस को क्वेश्चन करता है। वह तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम्हारी परसेप्शन गलत है। वह तुम्हारे मेमोरीज पर डाउट डालता है। गैसलाइटिंग इसका रिफाइंड रूप है। वह तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को ट्विस्ट करके तुम्हें ही उस पर भरोसा नहीं करने देता। अब तुम किसी रियलिटी पर भरोसा नहीं कर पाते सिवाय उसकी कही बातों के। वह तुम्हारे सेंस ऑफ ट्रूथ को फ्रैगमेंटेड कर देता है ताकि वह तुम्हारा न्यू ट्रूथ बन सके। इस केओस का सबसे गहरा असर यह होता है कि व्यक्ति अपने अंदर क्लैरिटी से डरने लगता है, क्योंकि क्लैरिटी पेन लाती है और कंफ्यूजन टेम्पोररी कंफर्ट देता है। मैकियावेलियन व्यक्ति इस फियर को एक्सप्लॉइट करता है। वह तुम्हें कंफर्ट इल्यूजन्स देता है। मैं समझता हूं तुम्हें, सब ठीक हो जाएगा, बस मुझ पर भरोसा रखो। तुम राहत महसूस करते हो, जबकि वास्तव में तुम और गहरे ट्रैप में जा रहे होते हो। केओस का पर्पस हमेशा वही रहता है, डिपेंडेंसी। अब इससे बचने के लिए तुम्हें खुद को केओस प्रूफ बनाना होगा। पहला कदम है पैटर्न ग्राउंडिंग। हर बार जब कोई व्यक्ति तुम्हारे शब्दों, भावनाओं या यादों पर डाउट डालता है,
उसे लिखो। डॉक्यूमेंटेशन तुम्हारा हथियार है, क्योंकि रिटन क्लैरिटी केओस को काटती है। मैकियावेलियन व्यक्ति एम्बिग्यूटी से ऑपरेट करता है, डॉक्यूमेंटेशन उसे सीमित कर देती है। दूसरा डिफेंस है रिएक्शन विड्रॉल। कियोस का मकसद है तुम्हें रिएक्ट कराना। जब तुम रिएक्ट करते हो, वह तुम्हें एनालाइज करता है। तुम्हारा हर इमोशनल रिस्पॉन्स उसके लिए मैप बन जाता है। अगर तुम रिएक्ट करना छोड़ दो और ऑब्जर्व करने लगो, तो उसकी एंटायर स्ट्रक्चर गिर जाती है। ऑब्जर्वेशन केओस को न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि यह एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं, रिफ्लेक्ट करता है। तीसरा डिफेंस है इंटरनल ऑर्डर। मैकियावेलियन व्यक्ति बाहर का केओस तभी काम करता है जब तुम्हारे अंदर भी कंफ्यूजन हो। अगर तुम अपने प्रिंसिपल्स, इमोशंस और वैल्यूज के साथ अलाइंड हो, तो कोई तुम्हें डिस्टेबलाइज नहीं कर सकता। इंटरनल क्लैरिटी ही एक्सटर्नल केओस का एंटीडोट है। तुम्हें खुद को इस तरह ट्रेन करना होगा कि किसी के वर्ड्स तुम्हारे सेंस ऑफ सेल्फ को हिला ना सकें। मैकियावेलियन व्यक्ति तुम्हारे भीतर वही जगह खोजता है जहां तुम खुद से अनिश्चित हो। वह उसी डाउट में कंट्रोल इंस्टॉल करता है। इसलिए अवेयरनेस का असली अर्थ है अपने भीतर की अस्थिरता को पहचानना। जो व्यक्ति अपने अंदर के केओस को देख सकता है, उसे बाहरी केओस मैनिपुलेट नहीं कर सकता। वास्तव में मैकियावेलियन व्यक्ति खुद केओस में जीता है। वह दूसरों में कंफ्यूजन इसलिए फैलाता है क्योंकि अंदर से वह खुद फ्रैगमेंटेड होता है। वह कंट्रोल इसलिए चाहता है क्योंकि उसे अपने ही अस्तित्व पर भरोसा नहीं। वह दूसरों को डिसोरिएंट करता है ताकि खुद की अस्थिरता छिपा सके। वह वही बनता है जिससे वह सबसे ज्यादा डरता है, क्लैरिटी का दुश्मन। इसलिए उससे बचाव का अंतिम उपाय है क्लैरिटी का विकास। अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में और अपनी सीमाओं में केओस तब खत्म होता है जब तुम प्रश्न पूछना बंद नहीं करते और जवाब किसी दूसरे से नहीं, अपने भीतर ढूंढना शुरू करते हो। क्योंकि मैकियावेलियन माइंड केवल उन्हीं पर शासन करता है जिन्हें अपने विचारों से डर लगता है। जो अपने भीतर के प्रश्नों का सामना कर लेता है, उसे कोई बाहरी केओस एंस्लेव नहीं कर सकता। चैप्टर 9, द साइकोलॉजी ऑफ फियर एंड रिवॉर्ड कंडीशनिंग। हाउ मैकियावेलियन माइंड्स ट्रेन द ह्यूमन ब्रेन फॉर ओबीडियंस। मैकियावेलियन व्यक्ति इंसान को मैनिपुलेट करने के लिए उसकी भावनाओं से नहीं, उसके नर्वस सिस्टम से खेलता है। वह जानता है कि मानव मस्तिष्क तर्क से नहीं, कंडीशनिंग से ऑपरेट करता है। इसलिए वह तुम्हें कंट्रोल करने के लिए वही तरीका अपनाता है जो किसी जानवर को ट्रेन करने के लिए अपनाया जाता है, फियर और रिवॉर्ड कंडीशनिंग। यह प्रक्रिया इतनी सटल होती है कि तुम्हें एहसास भी नहीं होता कि तुम एक मेंटल लैबोरेटरी में जी रहे हो, जहां हर भावना, हर उम्मीद, हर डर एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। फियर और रिवॉर्ड का उपयोग एक साथ नहीं, ऑल्टरनेशन में किया जाता है। यह ऑल्टरनेटिंग पैटर्न ही ब्रेन को सबसे गहराई से कंडीशन करता है, क्योंकि सर्टेनिटी से बोर्डम आता है, पर अनप्रिडिक्टेबिलिटी एडिक्शन पैदा करती है। मैकियावेलियन व्यक्ति यह समझता है कि इंसान सबसे ज्यादा वफादार उस चीज का होता है जो उसे लगातार आश्वस्त नहीं, बल्कि अनिश्चित रखती है। वह तुम्हें थोड़ी सी खुशी देता है, फिर वही खुशी छीन लेता है। तुम्हारा ब्रेन इस फ्लक्चुएशन को सर्वाइवल सिग्नल समझता है। अगर मैं और कोशिश करूं तो मुझे फिर से रिवॉर्ड मिलेगा। यहीं से कंट्रोल शुरू होता है। यह मैनिपुलेशन पावलोवियन प्रिंसिपल पर आधारित है। जैसे पावलोव ने कुत्ते को घंटी और भोजन को एक साथ प्रस्तुत करके उसे कंडीशन्ड बना दिया था, वैसे ही मैकियावेलियन व्यक्ति किसी खास व्यवहार या प्रतिक्रिया को रिवॉर्ड से जोड़ देता है। जब तुम उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करते हो, तो तुम्हें वार्मथ, अटेंशन या अप्रूवल मिलता है, और जब तुम उससे अलग सोचते हो, तो साइलेंस, कोल्डनेस या पनिशमेंट। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन उसके अप्रूवल की घंटी सुनते ही प्रतिक्रिया देने लगता है। तुम्हें अब उसके शब्दों की नहीं, उसके मूड की भाषा समझ आने लगती है। वह शब्दों से नहीं, इमोशनल रिदम से कंट्रोल करता है। फियर कंडीशनिंग इस मैनिपुलेशन का दूसरा हिस्सा है। यह फियर किसी बाहरी खतरे का नहीं, इमोशनल लॉस का होता है। वह तुम्हारे दिमाग में यह बिलीफ डाल देता है
कि अगर तुमने उसे नाराज किया तो तुम अकेले रह जाओगे, या तुम्हारी सोशल वैल्यू घट जाएगी, या तुम्हें कुछ प्रेशर्स खोना पड़ेगा। यह सटल फियर तुम्हारे सबकॉन्शियस में स्थायी हो जाता है। अब तुम हर डिसीजन इस डर के हिसाब से लेने लगते हो। तुम्हारा फ्रीडम अब सेल्फ प्रोटेक्शन में डिसॉल्व हो जाता है। मैकियावेलियन व्यक्ति रिवॉर्ड और फियर को सीक्वेंस में बदलता रहता है। वह कंसिस्टेंसी नहीं देता, क्योंकि कंसिस्टेंसी अवेयरनेस जगाती है। वह केओस में कंसिस्टेंसी रखता है। प्रिडिक्टेबली अनप्रिडिक्टेबल, यह पैटर्न सबसे गहरा न्यूरोलॉजिकल ट्रैप है। तुम्हारे दिमाग की डोपामिन सिस्टम इस इंस्टेबिलिटी से हाइपर एक्टिव हो जाती है। तुम्हें खुद नहीं पता चलता कि तुम किसी व्यक्ति के लिए नहीं, अपने नेक्स्ट रिवॉर्ड के लिए काम कर रहे हो। यह साइकोलॉजिकल एडिक्शन है, इमोशनल स्लेवरी डिस्गाइज्ड एज कनेक्शन। इस सिस्टम का सबसे रिफाइंड संस्करण कॉर्पोरेट या पावर डायनामिक्स में दिखता है। एक मैकियावेलियन लीडर अपने एम्प्लॉइज या फॉलोअर्स को रिवॉर्ड और फियर के बीच ऑसिलेट रखता है। वह कभी उन्हें कंप्लीट अप्रूवल नहीं देता, ताकि लॉयल्टी लगातार प्रूव होती रहे। वह कभी सीधी धमकी नहीं देता, पर इतना एम्बिग्यूटी रखता है कि एंग्जाइटी बनी रहे। यह सटल डोमिनेंस हायरार्की वही कंडीशनिंग आर्किटेक्चर है जो रिलेशनशिप्स में भी ऑपरेट करती है। थोड़ी वार्मथ, थोड़ी कोल्डनेस और बहुत सारी अनसर्टेनिटी। इस मैनिपुलेशन को तोड़ने के लिए तुम्हें अपनी न्यूरल अवेयरनेस बढ़ानी होगी। तुम्हारा ब्रेन वही ओबे करता है जो रेपिटेशन से फेमिलियर हो। इसलिए मैकियावेलियन व्यक्ति रेपिटेशन का प्रयोग करता है, एक ही इमोशनल सीक्वेंस बार बार, ताकि तुम्हारा नर्वस सिस्टम उसे नॉर्मल माने। बचने का तरीका है इंटरप्शन। पैटर्न को पहचान कर उसे डिसरप्ट करना। पहला डिफेंस है डोपामिन अवेयरनेस। हर बार जब कोई व्यक्ति तुम्हें एक्साइटमेंट या रिलीफ दे रहा हो, पॉज करो और ऑब्जर्व करो, क्या ये कनेक्शन से आ रही है या कंडीशनिंग से। अगर कोई रिश्ता तुम्हें एग्जॉस्शन के बाद रिलीफ दे रहा है, तो वह रिवॉर्ड नहीं, ट्रैप है। दूसरा डिफेंस है फियर नेमिंग। फियर तब तक कंट्रोल करता है जब तक उसका नाम नहीं लिया जाता। जैसे ही तुम अपने डर को आर्टिकुलेट करते हो, मुझे यह डर है कि मैं अकेला रह जाऊंगा, वह अस्पष्टता खो देता है। फियर क्लैरिटी को सहन नहीं करता, वह केवल कंफ्यूजन में पनपता है। इसलिए उसे बोल दो, लिख दो, देखो, और उसका असर घट जाएगा। तीसरा डिफेंस है रिवॉर्ड फास्टिंग। हर एडिक्शन की तरह इमोशनल कंडीशनिंग भी डिप्रीवेशन से टूटती है। अगर तुम रिवॉर्ड की डिपेंडेंसी से कुछ समय के लिए खुद को डिटैच कर लो, तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम रीसेट होने लगता है। साइलेंस और एब्सेंस अब कंट्रोल नहीं, डिटॉक्स बन जाती है। तुम्हारा माइंड फिर से खुद को रेगुलेट करना सीखता है। माकियावेलियन व्यक्ति चाहता है कि तुम उसे लॉस और रिलीफ दोनों के रूप में देखो, क्योंकि यही ड्युअलिटी तुम्हें उसे छोड़ने नहीं देती। पर जो व्यक्ति अपने भीतर की क्रेविंग को देख सकता है, वह किसी एक्सटर्नल कंट्रोल का स्लेव नहीं रह सकता। जब रिवॉर्ड और फियर तुम्हारे भीतर ऑब्जर्व किए जाने लगते हैं, तो उनकी बाहरी शक्ति डिसॉल्व हो जाती है। माकियावेलियन व्यक्ति कंडीशनिंग का उपयोग इसलिए करता है क्योंकि यह सबसे एंशिएंट और बायोलॉजिकल तरीका है नियंत्रण का। लेकिन वही बायोलॉजी अगर तुम्हारे पक्ष में आ जाए, तो यह कंट्रोल टूट जाता है। जब तुम अपने ही ब्रेन पैटर्न्स को देखना शुरू कर देते हो, तो कोई उन्हें हैक नहीं कर सकता। और यहीं से शुरू होती है साइकोलॉजिकल फ्रीडम, जहां तुम रिस्पॉन्ड नहीं करते, कोई एम चूज करते हो। और चॉइस ही वह जगह है जहां माकियावेलियन का खेल समाप्त हो जाता है। चैप्टर 10, द शैडो लीडरशिप, द साइकोलॉजी ऑफ माकियावेलियन इन्फ्लुएंस ओवर द मैस माइंड। हर सत्ता की छाया में एक ऐसा मन होता है जो इंसानों को भीड़ की तरह देखता है, प्रिडिक्टेबल, इमोशनल एंड इजीली प्रोग्रामेबल। यही मन मैकियावेलियन लीडरशिप का कोर है। वह नेतृत्व नहीं करता, वह दिशा का भ्रम पैदा करता है। वह सच नहीं दिखाता, परसेप्शन डिजाइन करता है। उसके लिए जनता ट्रूथ नहीं, साइकोलॉजिकल एनर्जी रिसोर्स है, जिसे गिल्ट, फियर और होप के बीच ऑसिलेट रखकर कंट्रोल किया जाता है। मैकियावेलियन लीडर किसी पद से शक्तिशाली नहीं होता, वह अपनी इनविजिबिलिटी से शक्तिशाली होता है।
वह खुद रेयरली दिखता है, लेकिन उसकी इन्फ्लुएंस हर जगह महसूस होती है। वह डायरेक्ट कमांड नहीं देता, वह एनवायरनमेंट शेप करता है। लोग सोचते हैं कि उन्होंने खुद चुना, जबकि उनके चॉइसेस पहले ही फ्रेम्ड किए जा चुके होते हैं। यह मास लेवल फ्रेम कंट्रोल है, जहां फ्रीडम इल्यूजन बन जाता है और मैनिपुलेशन स्ट्रक्चर। ऐसा नेता अपने चरिज्मा से रूल नहीं करता, बल्कि लोगों के फियर ऑफ केओस से। वह सिस्टम को इतना जटिल बना देता है कि बिना उसके सब कुछ कोलैप्स होता नजर आए। वह अपने एब्सेंस को भी इंडिस्पेंसिबिलिटी में बदल देता है। यह वही साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसे कहा जाता है कंट्रोल्ड डिसऑर्डर। वह दुनिया को इतना अस्थिर बना देता है कि लोग स्टेबिलिटी के नाम पर उसकी अथॉरिटी स्वीकार कर लेते हैं। यह लीडरशिप दो कॉन्ट्रास्टिंग लेयर्स में ऑपरेट करती है, स्ट्रेटेजिक केओस और स्टेज्ड कंपैशन। स्ट्रेटेजिक केओस का अर्थ है जानबूझकर कंफ्यूजन पैदा करना ताकि क्लैरिटी की जरूरत बढ़े। स्टेज्ड कंपैशन का अर्थ है वही क्लैरिटी सिलेक्टिव रूप से देना ताकि ग्रैटिट्यूड पैदा हो। वह डर फैलाता है, फिर खुद समाधान बनता है। वह क्राइसिस क्रिएट करता है, फिर हीरो बनकर इमर्ज होता है। यह माकियावेलियन पैराडॉक्स है। ही ब्रेक्स देन हील्स ओनली टू ओन यू। राजनीति में यह पैटर्न बहुत स्पष्ट होता है। मैकियावेलियन पॉलिटिशियन समाज में पोलराइजेशन पैदा करता है, लोगों को विरोधी कैंप्स में बांट देता है। फिर वह दोनों पक्षों के बीच बैलेंस बनाकर खुद को रैशनल सेवियर के रूप में प्रस्तुत करता है। लोग लड़ते रहते हैं और वह मीडिएटर बनकर उभरता है। यह वही एंशिएंट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, डिवाइड, कंफ्यूज, कंट्रोल। Yeah. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यह और रिफाइंड रूप में दिखता है। कॉर्पोरेट माकियावेलियन अपने एम्प्लॉइज या क्लाइंट्स को लॉयल्टी इल्यूजन में रखता है। वह उन्हें विश्वास दिलाता है कि कंपनी एक फैमिली है, लेकिन डिसीजन हमेशा टॉप डाउन होते हैं। वह इंफॉर्मेशन को करेंसी की तरह कंट्रोल करता है। कौन क्या जानता है, कौन कब जानता है, यह हायरार्की डिफाइन करती है। इंफॉर्मेशन मोनोपोली उसे गॉड लाइक स्टेटस देता है। हर व्यक्ति डिपेंडेंट रहता है क्योंकि क्लैरिटी हमेशा उसके पास रहती है। यह मैकियावेलियन लीडरशिप की सबसे सटल फॉर्म है, कंट्रोल डिस्गाइज्ड एज कल्चर। ऐसे नेता की भाषा हमेशा कंट्रोल्ड होती है। वह असर्टिव है, पर कभी इमोशनल नहीं। वह केयर दिखाता है, पर अटैचमेंट नहीं। उसके शब्दों में वार्मथ होती है, पर उनमें पर्सनल कनेक्शन नहीं होता। वह मास माइंड को एड्रेस करता है, इंडिविजुअल सोल को नहीं। वह जानता है कि भीड़ सोचती नहीं, रिएक्ट करती है। इसलिए वह हर स्पीच, एवरी जेस्चर को बिहेवियरल ट्रिगर के हिसाब से डिजाइन करता है। उसका चरिज्मा स्पॉन्टेनियस नहीं, इंजीनियर्ड होता है। मैकियावेलियन लीडर पर्सुएजन को कम्युनिकेशन नहीं, आर्किटेक्चर की तरह यूज करता है। वह जानता है कि लोग लॉजिक से नहीं, रेपिटेशन से मानते हैं। वह स्लोगन्स, पैटर्न्स और प्रेडिक्टेबल क्यूज से कलेक्टिव हिप्नोसिस पैदा करता है। हर बार वही शब्द, वही पॉजेस, वही टोनल एम्फेसिस, और धीरे धीरे उसका नैरेटिव जनता के सबकॉन्शियस में स्थायी रूप से सेटल हो जाता है। अब ट्रूथ इरेलेवेंट हो जाता है, परसेप्शन ही रियलिटी बन जाता है। इस पूरे साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर की फाउंडेशन है ऑथोरिटी ऑरा। यह ऑरा डर से नहीं, कॉन्फिडेंस से बनता है। वह कभी डाउट नहीं दिखाता, क्योंकि लोगों को सर्टेनिटी चाहिए, सच नहीं। वह जानता है कि भीड़ को कंफर्ट चाहिए, क्लैरिटी नहीं। इसलिए वह उन्हें सर्टेनिटी देता है, भले ही वह झूठ पर टिकी हो। भीड़ उसे इसलिए नहीं मानती क्योंकि वह सही है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह स्टेबल दिखता है। ऑथोरिटी इल्यूजन, रेपिटेशन एंड कंट्रोल, यही माकियावेलियन मास इन्फ्लुएंस का ट्रिनिटी है। अब सवाल यह है कि इससे बचा कैसे जाए, क्योंकि माकियावेलियन लीडरशिप का खतरा यह है कि वह जितनी इंटेलिजेंट दिखती है, उतनी ही सेडक्टिव भी होती है। वह तुम्हारे डर को सुरक्षा में और तुम्हारे प्रश्नों को ग्रेटिट्यूड में बदल देती है। इससे इम्यूनिटी सिर्फ अवेयरनेस से नहीं, क्रिटिकल परसेप्शन से आती है। डिफेंस का पहला प्रिंसिपल है क्वेश्चन चरिज्मा। हर बार जब कोई व्यक्ति या सिस्टम तुम्हें स्टेबिलिटी देने का वादा करे, तो यह पूछो, स्टेबिलिटी किस कीमत पर? चरिज्मा क्लैरिटी नहीं देता,
चरिज्मा अटेंशन न्यूट्रलाइज करता है। तुम्हें देखना है कि चरिज्मा के पीछे कौन सी भावना ट्रिगर हो रही है। क्या ये होप है या फियर डिस्गाइज्ड एज होप? दूसरा प्रिंसिपल है वेरीफाई एवरी अथॉरिटी थ्रू योर ओन फिल्टर। कभी भी किसी नेता, इन्फ्लुएंसर या आइडियोलॉजी को एब्सोल्यूट ट्रूथ मत मानो, क्योंकि माकियावेलियन लीडरशिप एब्सोल्यूट सर्टेनिटी पर थ्राइव करती है। तुम्हारा डाउट ही तुम्हारी साइकोलॉजिकल फ्रीडम है। जो व्यक्ति प्रश्न पूछना बंद कर देता है वह किसी और की स्क्रिप्ट में जीना शुरू कर देता है। तीसरा प्रिंसिपल है रिकग्नाइज स्ट्रेटेजिक कंपैशन। हर दया वास्तविक नहीं होती। कभी कभी कंपैशन भी कंट्रोल का डिजाइन होती है। जब कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें प्रोटेक्ट करने की बात करे तो यह सोचो, क्या वह तुम्हें एम्पावर कर रहा है या डिपेंडेंट बना रहा है? क्योंकि जो तुम्हें बचाने के नाम पर तुम्हें कमजोर बना दे वह नेता नहीं, मैनिपुलेटर है। मैकियावेलियन लीडरशिप की असली शक्ति लोगों के अंधेपन में नहीं, उनकी कन्वीनियंस में है। क्योंकि हर मैनिपुलेटर जानता है लोग सच से नहीं, कंफर्ट से प्यार करते हैं और वही कंफर्ट कंट्रोल में बदल जाता है। इसलिए असली जागरूकता रिबेलियन नहीं, रिफ्लेक्शन है। हर शक्ति को बाहर मत देखो, अपने भीतर देखो कि कौन सी चीज तुम्हें सर्टेनिटी में बंद कर रही है। क्योंकि मैकियावेलियन कंट्रोल हमेशा फियर से शुरू होकर फेथ में खत्म होता है, और वही फेथ सबसे रिफाइंड साइकोलॉजिकल चेन होती है। वह हमें बांधती नहीं, हमें ऐसा महसूस कराती है कि हम खुद चुन रहे हैं। जब तुम ये समझ जाते हो कि हर लीडर के शब्दों के पीछे एक आर्किटेक्चर है, तो तुम उसकी इन्फ्लुएंस से बाहर निकल आते हो। और यहीं पर शैडो लीडरशिप का इल्यूजन गिरता है। वह तब तक देवता लगता है जब तक तुम उसे क्वेश्चन नहीं करते। जैसे ही तुम क्वेश्चन करते हो वह ऑर्डिनरी मनुष्य बन जाता है। मैकियावेलियन व्यक्ति मासेस को रूल नहीं करता, वह उनके डर और डिजायर्स को रूल करता है। और जो अपने डर और डिजायर्स को देखने की हिम्मत रखता है उसे कोई भी लीडर मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि वह जानता है लीडरशिप का सबसे अंधेरा रूप वही है जो जनता को यह यकीन दिला दे कि वे आजाद हैं, जबकि उनकी सोच किसी और ने लिख दी है। चैप्टर 11, द माकियावेलियन मिरर, हाउ वी बिकम व्हाट वी हेट। हर युद्ध में एक खतरा हमेशा छिपा होता है कि लड़ते लड़ते तुम अपने दुश्मन जैसे बन जाओ। मैकियावेलियन व्यक्ति से लड़ाई भी वैसी ही है, क्योंकि वह तुम्हारे अंदर की अंधेरी परतों को प्रोवोक करता है। वह तुम्हें मैनिपुलेटिव नहीं बनाता, बल्कि तुम्हारे भीतर की वही प्रवृत्ति एक्टिवेट करता है जो पहले से डोरमेंट थी। और यही मैकियावेलियन मिरर का मूल सिद्धांत है। तुम जिसे घृणा करते हो धीरे धीरे वही बनते चले जाते हो। साइकोलॉजिकल कंटेजन। जब अंधकार संक्रामक बन जाता है मानव मस्तिष्क सीखता है मिमिक्री से। मिरर न्यूरॉन्स वही सेल्स हैं जो हमें दूसरों की भावनाओं को समझने में मदद करते हैं, पर यही न्यूरॉन्स अनजाने में हमें उस व्यवहार की नकल भी करा देते हैं जिसे हम नापसंद करते हैं। जब तुम लंबे समय तक किसी माकियावेलियन व्यक्ति के प्रभाव में रहते हो तो तुम्हारा दिमाग सर्वाइवल के लिए उसके पैटर्न अपनाने लगता है। पहले यह अवेयरनेस के स्तर पर होता है, मैं उसके जैसा नहीं बनूंगा। फिर डिफेंसिव स्तर पर, मुझे खुद को बचाने के लिए वैसा बनना पड़ेगा। और फिर सबकॉन्शियस स्तर पर, अब मैं भी स्ट्रेटेजी से खेलूंगा। यह वही प्रक्रिया है जिसे साइकोलॉजी में बिहेवियरल कॉन्टेजन कहा जाता है, जहां बुराई इमिटेशन के जरिए नहीं, एक्सपोजर के जरिए फैलती है। धीरे धीरे कंपैशन थकावट में बदल जाती है, ट्रस्ट कैलकुलेशन में, और सिंसेरिटी परफॉर्मेंस में। तुम्हें यह महसूस भी नहीं होता कि तुम अब उसी लॉजिक से सोच रहे हो जिसे कभी तुमने नफरत की नजर से देखा था। तुम्हारी सेंसिटिविटी तुम्हारा आर्मर बन जाती है, और आर्मर धीरे धीरे तुम्हारा कैरेक्टर खा जाता है। नीत्शे प्रिंसिपल, इफ यू फाइट मॉन्स्टर्स टू लॉन्ग। फ्रेडरिक नीत्शे ने लिखा था, जो राक्षसों से लड़ता है उसे सावधान रहना चाहिए कि वह स्वयं राक्षस न बन जाए। और जब तुम गहराई में झांकते हो तो गहराई भी तुम्हारी ओर झांकती है। यह केवल एक दार्शनिक चेतावनी नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है। किसी माकियावेलियन व्यक्ति को समझने या परास्त करने के लिए
तुम्हें उसी डार्कनेस में उतरना पड़ता है जहां वह ऑपरेट करता है। तुम्हें भी मैनिपुलेशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए उसके जैसा सोचने की कोशिश करनी पड़ती है। और यही वह बिंदु है जहां ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। तुम कंट्रोल से खुद को बचाने की कोशिश करते हुए कंट्रोल सीकिंग बन जाते हो। तुम डिसेप्शन को रोकने के लिए डिसेप्शन सीख लेते हो। तुम इमोशनल कोल्डनेस को डिफेंसिव शील्ड बनाते हो, पर वही शील्ड तुम्हारे भीतर की वार्मथ को धीरे धीरे खत्म कर देता है। माकियावेलियन मिरर में सबसे डरावनी बात यही है, वह तुम्हें बुराई में नहीं खींचता। वह तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि बुराई तुम्हारे सेल्फ प्रोटेक्शन का रूप है। इमोशनल डिसेंसिटाइजेशन, द साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन। हर बार जब कोई तुम्हें धोखा देता है, तुम्हारा दिमाग एक डिफेंस लेयर बढ़ा देता है। पहले तुम हर्ट होते हो, फिर सस्पिशियस, और अंत में इंडिफरेंट। यह इंडिफरेंस दिखने में स्ट्रेंथ लगती है, पर यह नमनेस है। तुम अब दूसरों के दर्द को एनालाइज करते हो, महसूस नहीं। यही इमोशनल डिसेंसिटाइजेशन है, एक ऐसी अवस्था जहां तुम अपने भीतर के इमोशनल सिग्नल से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। मैकियावेलियन व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में यह डिसेंसिटाइजेशन सर्वाइवल बन जाती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा न ठहरना, न टूटना एक पावर है, पर असल में यह कंपैशन का स्लो डेथ है। और जिस दिन तुम दूसरों को सिर्फ वेरिएबल्स की तरह देखने लगो, जिस दिन ट्रस्ट और लव भी रिस्क एनालिसिस लगने लगे, समझो कि मिरर पूरा हो चुका है। अब तुम वही बन चुके हो जिससे तुमने खुद को बचाने की कसम खाई थी। डिफेंस इनसाइट, रिफ्लेक्शन थेरेपी। इस मिरर को तोड़ने का एकमात्र तरीका इंट्रोस्पेक्शन नहीं, साइकोलॉजिकल ऑडिट है। तुम्हें अपने मोटिव्स को देखना होगा। कब तुम्हारा एक्शन क्लैरिटी से आया था और कब रिएक्शन से। हर मैनिपुलेशन से बचने के प्रयास के बाद यह पूछो, क्या मैंने यह कदम डर से उठाया या समझ से? क्योंकि माकियावेलियनता हमेशा फियर बेस्ड बिहेवियर से जन्म लेती है। रिफ्लेक्शन थेरेपी का मतलब गिल्ट नहीं है, यह अवेयरनेस है। तुम्हें खुद को दोषी नहीं ठहराना, बस ये देखना है कि कौन सी सोच बोरोड है और कौन सी ओरिजिनल। अगर तुम्हारा कामनेस किसी के प्रति हेट्रेड से पैदा हुआ है, तो वह स्टिलनेस नहीं, डिस्गाइज्ड रेज है। अगर तुम्हारी इंटेलिजेंस केवल दूसरों को मात देने के लिए है, तो वह विजडम नहीं, मिमिक्री है। मैकियावेलियन मिरर तोड़ने के लिए तुम्हें अपने भीतर कंपैशन को फिर से सक्रिय करना होगा। एम्पैथी वापस लाना कमजोरी नहीं, सेल्फ रेस्टोरेशन है। तुम्हें कोल्ड नहीं, कॉन्शियस बनना है। क्योंकि अवेयरनेस के साथ वार्मथ मिल जाए तो मैनिपुलेशन असंभव हो जाता है। इमोशन क्लैरिटी का दुश्मन नहीं, उसका डायरेक्शन है। फाइनल रियलाइजेशन, माकियावेलियन व्यक्ति तुम पर कंट्रोल इसलिए नहीं करता क्योंकि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम मिरर में झांकना नहीं चाहते। वह तुम्हारे अंधे हिस्सों में ऑपरेट करता है। तुम्हारे भीतर के वही अनरिजॉल्व्ड फियर, वही सप्रेस्ड एंगर, वही हिडन ईगो उसके प्लेग्राउंड बन जाते हैं। जब तुम इन हिस्सों को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो उसके पास कंट्रोल करने के लिए कुछ बचता नहीं। अंत में सवाल यही है, क्या तुम अपने भीतर की माकियावेलियनता को पहचान सकते हो, या उसे सिर्फ दूसरों का गुण मानते रहोगे? क्योंकि जिस दिन तुम मिरर में सच्चाई देख लेते हो, तुम किसी भी मैनिपुलेटर के लिए इनविजिबल बन जाते हो। वह तुम्हें पढ़ नहीं सकता क्योंकि तुम खुद को देख चुके हो। और यही वह क्षण है जब डार्क साइकोलॉजी सेल्फ मास्टरी में बदल जाती है। चैप्टर 12, द एनाटॉमी ऑफ रेजिस्टेंस, हाउ अवेयरनेस बिकम्स इम्यूनिटी अगेंस्ट मकियावेलियन माइंड। हर कंट्रोल का अंत वहीं से शुरू होता है जहां अवेयरनेस पैदा होती है। माकियावेलियन व्यक्ति का सबसे बड़ा डर कोई ताकतवर प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो देखता है, बिना रिएक्ट किए, बिना जस्टिफाई किए, बस ऑब्जर्व करता है। क्योंकि मैनिपुलेशन अंधेपन में जन्म लेती है और क्लैरिटी में मर जाती है। इसी क्लैरिटी का विज्ञान है द एनाटॉमी ऑफ रेजिस्टेंस, एक साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी सिस्टम जो तुम्हें कंट्रोल से मुक्त करता है। 1. इमोशनल रेगुलेशन, अपनी भावनाओं का विज्ञान समझो। हर मैकियावेलियन व्यक्ति तुम्हारे इमोशनल आर्किटेक्चर पर खेलता है। वह गिल्ट, फियर, शेम, वैलिडेशन और होप को
ऐसे बटन्स की तरह दबाता है जिनसे तुम्हारे रिएक्शंस प्रिडिक्टेबल बन जाए। अगर तुम्हारे अंदर इमोशनल रेगुलेशन नहीं है तो तुम्हारी इंटेलिजेंस भी बेकार है। इमोशन रेगुलेशन का अर्थ भावनाएं दबाना नहीं, बल्कि उन्हें डेटा की तरह देखना है। जब तुम गुस्सा महसूस करते हो तो उसे थ्रेट सिग्नल की तरह एनालाइज करो। जब गिल्ट महसूस करो तो उसे मैनिपुलेशन इंडिकेटर मानो। इमोशन का मतलब रिएक्शन नहीं, इंफॉर्मेशन है। एक रेगुलेटेड माइंड रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है। और मैकियावेलियन व्यक्ति रिस्पॉन्स से डरता है क्योंकि उसमें कंट्रोल नहीं कर पाता। इमोशनली रेगुलेटेड व्यक्ति अनप्रिडिक्टेबल नहीं, अनकंट्रोलेबल होता है। अगर तुम हर भावना को पॉज से प्रोसेस करते हो तो कोई मैनिपुलेटर तुम्हारे नर्वस सिस्टम को हाईजैक नहीं कर सकता। ट्रू पैटर्न रिकॉग्निशन, व्यवहार के पीछे की गणित। हर मैनिपुलेटर प्रिडिक्टेबल होता है, बस वह तुम्हें इतना डिस्ट्रैक्ट कर देता है कि तुम पैटर्न नहीं देख पाते। वह गिल्ट के बाद रिवॉर्ड देगा, साइलेंस के बाद सिंपैथी, इंसल्ट के बाद अपॉलजी। यह पैटर्न उसकी सिग्नेचर है। पैटर्न रिकॉग्निशन का मतलब है हर इंटरेक्शन को एक सिंगल एपिसोड नहीं, डेटा पॉइंट की तरह देखना। एक घटना तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकती, पर उसका रेपिटेशन तुम्हारा ट्रूथ डिफाइन कर देता है। जब तुम पैटर्न को नाम देने लगते हो, यह गिल्ट लूप है, यह केओस ट्रिगर है, यह रिवॉर्ड इल्यूजन है, तो तुम उसके साइकोलॉजिकल वेपन को लेबल कर रहे होते हो। लेबलिंग ही डिसआर्मिंग है, क्योंकि जो बिहेवियर तुम्हें दिखने लगे वह अब तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। मैकियावेलियन व्यक्ति केवल वही पैटर्न चला सकता है जो अनसीन हो। देखे जाने पर उसका डिजाइन खुद ही कोलैप्स हो जाता है। 3. बाउंड्री असर्शन, ये ना कहने की कला। मैकियावेलियन व्यक्ति हर सीमा टेस्ट करता है। वह यह देखना चाहता है कि गिल्ट या फ्लैटरी से तुम्हारी लिमिट कितनी दूर तक धकेली जा सकती है। अगर तुम बार बार साइलेंस या जस्टिफिकेशन के बाद झुकते हो तो वह तुम्हें प्रिडिक्टेबल मान लेता है। बाउंड्रीज केवल वर्ड्स से नहीं, बिहेवियर से असर्ट होती है। जब तुम बिना एक्सप्लेनेशन ना कहते हो तो वह व्यक्ति तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि अब वह तुम्हारे गिल्ट को वेपन की तरह यूज नहीं कर सकता। बाउंड्री का अर्थ आइसोलेशन नहीं, क्लैरिटी है। तुम्हारी बाउंड्री बताती है कि तुम क्या अलाउ करते हो और क्या नहीं। और यही क्लैरिटी मैनिपुलेशन के खिलाफ सबसे मजबूत शील्ड है। एक मैकियावेलियन व्यक्ति तुम्हारे वीकनेस से नहीं डरता, वह तुम्हारी क्लैरिटी से डरता है। ईवी मेटा अवेयरनेस, माइंड वॉचिंग इटसेल्फ। अवेयरनेस का सबसे उच्च रूप है मेटा अवेयरनेस, जहां तुम सिर्फ दूसरों को नहीं, अपने सोचने के पैटर्न को भी ऑब्जर्व करते हो। जब तुम सोचो मैं गुस्से में हूं, तो खुद से एक कदम पीछे हटकर देखो, मेरा गुस्सा किस नैरेटिव से ट्रिगर हुआ। यह मेटा लेवल ऑब्जर्वेशन तुम्हारे ब्रेन को ऑटो पायलट से बाहर निकाल देता है। मेटा अवेयरनेस वह जगह है जहां मैनिपुलेशन मर जाती है, क्योंकि अब कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस तुम्हारे थॉट लूप को हाईजैक नहीं कर सकता। तुम्हारा माइंड अब खुद को देख रहा है, और जो माइंड खुद को देख लेता है उसे कोई और डिजाइन नहीं कर सकता। पावर डजंट करप्ट एवरीवन, बट इग्नोरेंस ऑलवेज डस। अंधकार शक्ति से नहीं, अज्ञान से पनपता है। जो व्यक्ति खुद को नहीं देखता वह दूसरों के कंट्रोल में आ ही जाएगा, चाहे वह परिवार हो, सत्ता हो या समाज। मैकियावेलियन व्यक्ति इग्नोरेंस को एनर्जी की तरह कंज्यूम करता है। तुम्हारी अनअवेयर रिएक्शंस ही उसका फूड है। जितनी बार तुम बिना सोचे रिएक्ट करते हो, तुम्हारा नर्वस सिस्टम उसकी स्ट्रैटेजी में और गहराई तक उतर जाता है। इसलिए रेजिस्टेंस का मूल है कॉन्शियस पॉज। हर बार पॉज करो और ऑब्जर्व करो कि कौन सी भावना तुम्हें चला रही है, क्लैरिटी या कंपल्शन। डिफेंस प्रैक्टिस, अवेयरनेस एज डेली डिसिप्लिन। अवेयरनेस कोई वन टाइम अवेकनिंग नहीं, ये एक डेली प्रैक्टिस है। इसे मेंटेन करने के लिए 4 सरल साइकोलॉजिकल एक्सरसाइजेस हैं। ओके, डेली रिफ्लेक्शन। हर दिन 5 मिनट ये लिखो कि किस परिस्थिति में तुमने रिएक्ट किया और क्यों। रिएक्शन तुम्हारा अनकॉन्शियस टेरिटरी दिखाता है। 2. इमोशनल जर्नलिंग। हर भाव को शब्द दो। इमोशन नेम्ड ई इमोशन टेम्ड। जब तुम महसूस की हुई भावना को लिखते हो, वह तुम्हें कंट्रोल करना छोड़ देती है। 3. पैटर्न मेमोराइजेशन। हर व्यक्ति के बिहेवियरल पैटर्न्स को नोट करो, उनके साइलेंस का टाइमिंग, उनके कॉम्प्लीमेंट्स का कॉन्टेक्स्ट, उनके अपॉलॉजीज का टोन।
मेमोरी पैटर्न की कंटिन्यूटी दिखाती है। चौथ, माइंड चेक पॉइंट्स। दिन में कई बार खुद से पूछो, मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूं या रिएक्ट। यह सवाल छोटा है, पर यही तुम्हारी अवेयरनेस रीसेट की है। फाइनल रियलाइजेशन, मैकियावेलियन व्यक्ति जीतता नहीं क्योंकि वह ज्यादा चालाक है, बल्कि इसलिए क्योंकि लोग खुद को देखने से डरते हैं। इग्नोरेंस उसे अवसर देती है, अवेयरनेस उसे भुला देती है। रेजिस्टेंस किसी और से लड़ने की प्रक्रिया नहीं, यह अपनी क्लैरिटी को शार्पन करने की प्रक्रिया है। जब तुम देखना शुरू करते हो तो मैनिपुलेटर अदृश्य हो जाता है, क्योंकि उसका अस्तित्व तुम्हारी अंधता पर निर्भर था। अंततः इम्यूनिटी कोई आर्मर नहीं, एक मिरर है जो हर इल्यूजन को उसी क्षण तोड़ देता है जब तुम उसे सच की तरह स्वीकारने लगो। और वही क्षण है जहां मनुष्य कंट्रोल से मुक्त होकर स्वतंत्र बनता है, ना कोल्ड ना ब्लाइंड, बल्कि जागरूक। यही है द एनाटॉमी ऑफ रेजिस्टेंस। चैप्टर 13, बियॉन्ड मैनिपुलेशन, साइकोलॉजिकल फ्रीडम। हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी स्तर पर मैनिपुलेशन का शिकार होता है, समाज से, रिश्तों से या अपने ही विचारों से। लेकिन सच्ची जागरूकता वहीं से शुरू होती है जहां व्यक्ति समझता है कि कंट्रोल से बाहर निकलना रिबेलियन नहीं, सेल्फ मास्टरी है। माकियावेलियन सोच का अंत युद्ध में नहीं, जागरण में होता है, क्योंकि जिस क्षण तुम अपने मन को पहचान लेते हो, कोई और उसे संचालित नहीं कर सकता। सेल्फ मास्टरी वर्सेस सोशल कंट्रोल। जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता, वह हमेशा किसी न किसी सामाजिक डिजाइन का हिस्सा बन जाता है। समाज तुम्हें सिखाता है कि कैसे बिहेव करना है, किसे मानना है और किससे डरना है। यह एक रिफाइंड फॉर्म ऑफ कंट्रोल है जिस पर कोई सवाल नहीं उठाता, क्योंकि यह नॉर्मल दिखता है। पर सेल्फ मास्टरी का अर्थ है अपनी कंडीशनिंग को देखना। किस भावना ने तुम्हें निर्णय लेने पर मजबूर किया? डर, गिल्ट, वैलिडेशन या क्लैरिटी? जब तक तुम्हारा एवरी एक्शन किसी एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन से ड्रिवन है, तुम फ्रीडम में नहीं हो। सेल्फ मास्टरी वह अवस्था है जहां तुम अपनी भावनाओं के स्लेव नहीं, ऑब्जर्वर बन जाते हो। तुम कंट्रोल छोड़ते नहीं, उसे भीतर खींच लेते हो। इमोशनल न्यूट्रलिटी वस कोल्डनेस। कई लोग जागरूकता को ठंडापन समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे भावना से डिटैच्ड हो गए तो उन्हें कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, पर यह इल्यूजन है। कोल्डनेस कंट्रोल का दूसरा रूप है। तुम्हारा ईगो अब तुम्हें प्रोटेक्ट करने के नाम पर डिस्कनेक्ट करता है। इमोशनल न्यूट्रलिटी का मतलब यह नहीं कि तुम महसूस न करो, इसका मतलब यह है कि तुम किसी भावना में खो नहीं। न्यूट्रलिटी का अर्थ है वार्मथ के साथ क्लैरिटी। यह वही संतुलन है जो एक सचेत व्यक्ति को न विक्टिम बनाता है, न प्रेडेटर। वह एम्पैथिक है पर मैनिपुलेटेबल नहीं। वह शांत है पर सुन्न नहीं। स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस विद एम्पैथी बैलेंस। अवेयरनेस अकेली पर्याप्त नहीं। अगर तुम अवेयर तो हो पर एम्पैथेटिक नहीं, तो अवेयरनेस एरोगेंस में बदल जाती है। और अगर तुम एम्पैथेटिक हो पर अवेयर नहीं, तो एम्पैथी एक्सप्लॉयटेशन में बदल जाती है। इसलिए सच्चा बैलेंस वही है जहां स्ट्रैटेजी और कंपैशन साथ चलते हैं। एक सचेत व्यक्ति जानता है कि कौन सा इमोशन जेन्युइन है और कौन स्ट्रैटेजिक इल्यूजन। वह हर इंटरेक्शन में पैटर्न देखता है, पर हर व्यक्ति में ह्यूमैनिटी भी पहचानता है। यह बैलेंस सबसे रिफाइंड इंटेलिजेंस है। स्ट्रेटेजिक एम्पैथी यह वही अवस्था है जहां मैनिपुलेशन अब संभव नहीं, क्योंकि अवेयरनेस और कंपैशन दोनों अलाइंड है। जो दूसरों की नीयत को देख सकता है और फिर भी घृणा नहीं करता, वही वास्तव में स्वतंत्र है। द साइकोलॉजी ऑफ सॉवरेंटी। सॉवरेंटी कोई राजनीतिक शब्द नहीं, यह मानसिक स्वतंत्रता की अवस्था है। जब तुम अपने माइंड, इमोशन और नैरेटिव के मालिक बन जाते हो, तो कोई भी सिस्टम तुम्हें प्रोग्राम नहीं कर सकता। सॉवरेंटी का अर्थ है इनर ऑटोनॉमी। अब तुम्हारा वैलिडेशन बाहर से नहीं आता, तुम्हारा पीस अप्रूवल पर निर्भर नहीं करता, और तुम्हारा साइलेंस गिल्ट से नहीं, क्लैरिटी से जन्म लेता है। यह वही अवस्था है जहां व्यक्ति न फॉलोअर रहता है न मैनिपुलेटर, वह बस ऑब्जर्वर बन जाता है। और
ऑब्जर्वर सबसे शक्तिशाली होता है क्योंकि वह इल्यूजन के पार देखता है। फाइनल रियलाइजेशन, पावर बिना एम्पैथी राक्षस पैदा करती है और एम्पैथी बिना पावर विक्टिम्स। संतुलन ही जागरूकता का अंतिम रूप है। सच्ची शक्ति दूसरों पर विजय में नहीं, खुद के ऊपर नियंत्रण में है। और यह नियंत्रण डोमिनेशन नहीं, डायरेक्शन है। मैकियावेलियन सोच की जड़ कंट्रोल ओवर अदर्स में थी, पर वास्तविक बुद्धिमत्ता कंट्रोल ओवर सेल्फ में है। जो व्यक्ति अपने ही मन को पढ़ सकता है, उसे कोई मैनिपुलेटर इंस्लेव नहीं कर सकता, क्योंकि अब वह जानता है सत्य बाहर नहीं, परसेप्शन के पीछे छिपा होता है। जब तुम अपने ही मन के स्क्रिप्ट राइटर बन जाते हो, तब हर मैनिपुलेशन इरेलेवेंट हो जाती है। वह तुम्हें ट्रिगर करने की कोशिश करेगा, पर तुम्हारे भीतर अब कोई स्विच नहीं बचा होगा। यही है साइकोलॉजिकल फ्रीडम, जहां तुम पावर को समझते हो पर उसे किसी पर इस्तेमाल नहीं करते, जहां तुम इमोशंस को महसूस करते हो पर उनसे संचालित नहीं होते, जहां तुम दुनिया को देखते हो पर उससे परिभाषित नहीं होते। और अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, तो इसका मतलब है कि तुमने अपने भीतर के केओस को फेस किया, डार्क साइकोलॉजी को समझा और अवेयरनेस की दिशा में कदम रखा। अब इस जर्नी को यहीं खत्म मत करो, इसे फैलाओ। अगर तुम्हें लगा कि इस सीरीज ने तुम्हारे सोचने का तरीका बदला है, तो इसे आगे बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अवेयरनेस तभी शक्तिशाली बनती है जब वह अकेले व्यक्ति से निकलकर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में बदल जाए। याद रखो, द रियल रेवोल्यूशन डजंट हैपन इन द वर्ल्ड, इट बिगिंस इन द माइंड। और अगर तुम्हारा माइंड अब देखना सीख गया है, तो कोई शैडो तुम्हें कभी कंट्रोल नहीं कर सकती।